Hello everyone, I welcome all of you to this very beautiful and amazing platform of Infinity Learn by Sri Chaitanya. क्या हाल है यार आप लोगों के? आई सपोज सब बढ़िया चल रहा होगा आप लोगों का। हम लोगों का एक बैच रन हो रहा है। कौन सा? नीट प्रारंभ। नीट प्रारंभ किसके लिए भाई? उन स्टूडेंट्स के लिए जो नीट 2025 में अपनी रैंक अश्योर करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए है बैच। सही बोल रहा हूं मैं। जिनको रैंक अपनी अश्योर करनी है, चाहते हो नीट का एग्जाम निकालना और चाहते हो अगर एक बहुत अच्छे सरकारी एमबीबीएस कॉलेज से अपनी डिग्री प्राप्त करना, तो बहुत सही प्लेटफॉर्म पे हो। गुड इवनिंग ममता, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी लर्नर्स हो फटाफट ज्वाइन करो यार, और अपने सारे कामों को जरा साइड रख दो फॉर द नेक्स्ट 1.5 आवर, क्योंकि हम यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। तो सर क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि सर हम तो नीट कर रहे हैं, मैथ से डर लगता था इसीलिए तो नीट को छोड़ दिया, मतलब सॉरी इसीलिए तो मैथ्स को छोड़ दिया और हमने पीसीबी ले ली। यार देखो, मैं समझता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये दिक्कत होती है कि मैथ्स से डर लगता है इसलिए पीसीबी लेते हैं। कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है डॉक्टर बनना तो पीसीबी लेते हैं। अब आप जिस भी कैटेगरी में लाए कर रहे हो, बट थोड़ी बहुत लैंग्वेज तो आनी चाहिए, है कि नहीं? तुम किसी लैंग्वेज में, मैथ्स एक बेसिकली लैंग्वेज है, ठीक है, और फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट समझने के लिए भाषा का ज्ञान तो होना चाहिए ना। मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूं, आप समझ तभी पाओगे जब आपको हिंदी या इंग्लिश आती होगी। सिंपल सी चीज है। वैसे ही फिजिक्स में बहुत बार हम फंस जाएंगे। फंस कहां जाएंगे? कुछ ऐसे मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स में जिसके आगे हमारी गाड़ी बढ़ नहीं पाएगी। उस गाड़ी को आगे बढ़ाना है, एक किक स्टार्ट देना है और फाइनल आंसर तक पहुंचना है, तो उसमें मैथ्स के कुछ ऐसे फंडामेंटल्स, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स लगाए जाएंगे, यूज होंगे, जो कि हमें आने चाहिए। तो आज के सेशन में मेजर 3 ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली भी यूज होते हैं। नंबर 1 है ट्रिग्नोमेट्री, सेकेंड वाला है डिफरेंशिएशन और थर्ड है इंटीग्रेशन। सो कैलकुलस है जहां पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, और ये ट्रिग्नोमेट्री, ये 3 ऐसे मेजर टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा आप इनके साथ आपको दोस्ती करनी पड़ेगी यार। इनसे घबरा के हम बिल्कुल नहीं बैठेंगे, इनको बहुत अच्छा दोस्त बनाएंगे और इनको हर समय यूज करेंगे यार। अच्छा, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, सो वील मेक देम गुड फ्रेंड्स। बहुत अच्छे दोस्त बनाएंगे और ये दोस्त हमारी डेफिनेटली हेल्प करेंगे, फाइनल आंसर निकालने में हेल्प करेंगे, और साथ ही साथ हमें कॉन्सेप्ट समझने में, पूरा एनालिसिस समझने में, फिजिक्स समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। फिजिक्स ही नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री में भी अब अगर आप जाओगे तो वहां पे भी काफी यूजेज आ जाता है कैलकुलस का, रेडियो एक्टिविटी में और बहुत सारी जगह जहां पे आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। सो हम बेसिक मैथ्स की यही कम समय में ज्यादा चीजें समझने की कोशिश करेंगे। बेसिक मैथ्स यहां पे कंप्लीट नहीं होगा, इसके बाद भी कुछ बहुत सारे टॉपिक्स रह जाएंगे, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि कोनिक सेक्शंस, जैसे कि आपका एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम। उनको हम एक अलग डेडिकेटेड सेशन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज फॉर द टाइम बीइंग हम इस तरीके से पढ़ेंगे जितना कि हमें नीट के लिए जरूरत है, जहां जहां पे हमें नीट में जितनी मैथ्स की जरूरत पड़ सकती है, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से, उन सारे ही कॉन्सेप्ट्स को मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज कंप्लीट कर दे, ठीक है। सो जैसा कि मैंने बताया, फ्लो कैसा रहेगा? फ्लो रहेगा आपका पहले ट्रिग्नोमेट्री, फिर डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं सेशन को विद सम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स। अब देखो, सुनो जरा ध्यान से। हमने सर ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी है 10वीं में, तो अब क्यों पढ़ा रहे हो? आपने बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन आपने ट्रिग्नोमेट्री कहां तक पढ़ी है? आपने ट्रिग्नोमेट्री एंगल की कहां तक पढ़ी है? सोचो जरा। आपको साइन 0 पता है? हां सर। आपको कॉस 0 पता है? हां सर। कॉस 30 भी पता है। साइन 30, 60, 70, 90 इतना पता है। साइन 120 पता है? नहीं सर। साइन 240 पता है? नहीं सर। मतलब जहां एंगल 90 डिग्री के ऊपर गया वहां ट्रिग्नोमेट्री फेल, हमें नहीं आता है ना। तो वही सारी चीजों के बारे में बात होंगी कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में होता क्या है। हम अगर कोई भी एंगल दिया जाएगा तो उस एंगल का इन पर्टिकुलर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू होती है उसको कैसे पता करेंगे। तो आओ उसी चीज को देखते हैं। सबसे पहले तो मैं एक मिथ, आपका जो एक पर्टिकुलर मिथ है, एक चीज है जो अंडरस्टैंडिंग हमने मचाई है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, उसको पहले दूर करें। पहली चीज जो हमने समझी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो साइन कॉस टैन होते हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइन होते हैं। किसमें होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट। और उसी हिसाब का एक राइट एंगल ट्रायंगल सपोज यहां बना दिया। अब इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा क्या होता है? सपोज ये एंगल मेरा थीटा है,
ये एंगल मेरा थीटा है, तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, sin थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे sec थीटा और cosec थीटा में डिफाइन कर लूंगा। बिल्कुल सर डिफाइन कर लोगे, लेकिन अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझूंगा तो यार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो फिर मैं एंगल 90 से बड़ा तो नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो मैक्सिमम एंगल होता है वो 90 से कम होता है, वो एंगल ही मैक्सिमम 90 से कम होता है। तो कैसे समझोगे, कैसे समझोगे भाई, सोचो। तो यही एक पर्टिकुलर मिथ है, यही एक पर्टिकुलर गलत इंफॉर्मेशन है आप लोगों के पास कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइन होते हैं। ऑन दी अदर हैंड वो किस तरीके से डिफाइन होते हैं मैं बताता हूं। तो सपोज करो एक पार्टिकल है जो कि सर्कल में घूमता जा रहा है, एक पार्टिकल है जो कि सर्कल में घूमता जा रहा है। अब वो किसी भी पॉइंट पे होगा, सपोज यहां पे है, कल को यहां पे हो जाता है, परसों यहां पे हो जाता है और 3 दिन बाद यहां हो जाता है, ठीक है सर। अब किसी भी अलग अलग पोजीशन पे मुझे साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा डिफाइन करना है, ठीक है। आओ जरा देखते हैं। सो सपोज करो सबसे पहले वो पी एक्स वाई पे, अब जब वो पी एक्स वाई पे है तो हम क्या करेंगे, ये उसकी पोजीशन हो गई, ये उसकी पोजीशन हो गई, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है। अब ये जो आप लेंथ देख रहे हो ना यहां से यहां तक, इसको बोलूंगा एडजेसेंट साइड, और ये जो लेंथ देख रहे हो इसको बोलूंगा मैं ऑपोजिट साइड। क्लियर है, ये लेंथ को बोलूंगा एडजेसेंट, ये को बोलूंगा ऑपोजिट, और ये हो जाएगी मेरी हाइपोटेन्यूज। तो बन गया क्या एक ट्रायंगल, हाँ सर बिल्कुल बन गया। तो ये जो साइन थीटा आप देख रहे हो ना, ये साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। क्लियर है, साइन थीटा हो जाएगा ये ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा हो जाएगा ये एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और ऐसी टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा सब डिफाइन कर लूंगा। ठीक है सर, इतना तो हमें आता है, आगे की बात बताओ। अब कल को मान लो पार्टिकल उठ के यहां आ जाता है, वो पार्टिकल यहां से चालू हुआ और यहां से ऐसे चलते 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 वो इधर तक पहुंच गया, यहां पहुंच गया। अब बताओ सर कैसे पता करोगे। तो यहां पे भी सेम चीज, यहां पे ये लाइन ड्रॉ करूंगा, ये एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ये और ये बनाऊंगा, समझ रहे हो। और यहां पे एंगल कितना हो जाएगा सर, एंगल होगा ये, एंगल कितना होगा, एंगल होगा ये। अरे समझ आया क्या सर, जी सर बिल्कुल। अब यहां पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो भैया ऑपोजिट साइड तो यही रहेगी, ये हो जाएगी ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड यही रहेगी, और ये हो जाएगा मेरा हाइपोटेन्यूज। ठीक है सर, ओके बढ़िया। अब एक और चीज देखो, जब साइन थीटा करना था तो साइन थीटा क्या था सर, साइन थीटा तो था मेरा ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहां पे भी ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ही होगा। सर कॉस थीटा क्या था, सर कॉस थीटा हो जाएगा जैसा यहाँ एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज था, यहाँ पे भी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर लेकिन यहाँ एडजेसेंट तो नेगेटिव आएगा, तो मैं कौन सा बोल रहा हूँ, कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे भी कॉस थीटा नेगेटिव आएगा। अरे सर ये क्या बता रहे हो आप, ऐसी अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे भी वही फिनोमेना चालू रखना, एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके का कंस्ट्रक्ट करना, ये ऑपोजिट हो जाएगी एडजेसेंट और ये हाइपोटेन्यूज। समझ रहे हो इस बात को, यही फंडा यूज करेंगे, और इसी फंडे से अभी आपको 2 सेकंड के अंदर बहुत ही जल्द बताने वाला हूं वो ट्रिक जिसके थ्रू आप सारे आंसर निकाल लोगे, जिसके थ्रू आप सारे आंसर निकाल लोगे। तो आओ उसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, आओ उसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, और बेसिकली बनाते हैं हम 4 क्वाड्रेंट। पूरा कार्टेशियन प्लेन मैंने एक चक्कर में घूम सकता हूं, यहां से ऐसे घूमूंगा पूरा एक चक्कर 360 डिग्री का, इस 360 डिग्री को 90-90 के 4 क्वाड्रेंट में बांट दो। इस 360 डिग्री के पूरे सर्कल को 90-90 के 4 क्वाड्रेंट में बांट दो। बांट दिया सर, ये कहलाएगा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाएगा सर मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, अब कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तुम्हारे पास, सर 6 हैं। एक तो साइन हो गया, फिर कॉस हो गया, फिर टैन हो गया, फिर कॉट हो गया, फिर सेक हो गया, फिर कोजेक हो गया। ठीक है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। हाँ जी सर बिल्कुल। एकता गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एकता। देखो टोटल 6 हैं। अब ये जो फंडा है, ये 4 क्वाड्रेंट जिसको एएसटीसी रूल भी बोलते हैं, एएसटीसी रूल बेसिकली ऑल साइन टैन कॉस रूल। ये रूल ये बोलता है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, मतलब जितने ये 6 हैं सब पॉजिटिव होंगे। हाँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में बस साइन और कोजेक पॉजिटिव होंगे। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में बस टैन और कॉट, ऑब्वियसली टैन है तो उसका उल्टा कॉट, ये पॉजिटिव होगा। अच्छा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। सर आपकी मनमानी, कुछ भी बोल रहे हो आप तो। अरे मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, अभी देखो प्रूफ करके दिखाया ना तुमको। यहां पे देखो जरा, सोचो, एंगल इतना हो गया। अब यहां पे ये साइन थीटा, ये है तुम्हारा, ये एंगल है,
इसको बनाता हूँ एक और सर्कल में, ये सर्कल बनाया, ये इधर गया, ये इधर पे है, ये इधर है, ये रहा, ये ऐसे ज्वाइन किया, ये रहा मेरा साइन थीटा। अब ये बताओ ये लेंथ क्या है, ये मेरी सर ऑपोजिट साइड हो जाएगी, ये मेरी एडजेसेंट साइड हो जाएगी, ये मेरी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ठीक है सर, साइन थीटा क्या होता है सर? साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर ऑपोजिट तो पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर की तरफ हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, तो साइन थीटा पॉजिटिव है। हाँ भाई यही तो बोला, अगर इस क्वाड्रेंट में एंगल आता है, एंगल मेरा मतलब 90 से 100 के बीच में, 90 से 180 के बीच में आता है, तो साइन पॉजिटिव होगा और कोसेक भी पॉजिटिव होगा। क्या यही चीज यहां पे भी समझा रहा हूं मैं? यही चीज यहां पे भी समझा रहा हूं। हाँ सर, साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर कॉस का भी बता दो जरा। चलो कॉस का बताता हूं। कॉस में देखो क्या था, कॉस में मैंने बोला कि भाई यहां पे साइन और कॉस कोसेक पॉजिटिव है, यानी कॉस टैन सब तो नेगेटिव होगा। हाँ सर बिल्कुल, तो आओ देखते हैं। कॉस थीटा कितना होता है सर? कॉस थीटा होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। अरे एडजेसेंट तो सर नेगेटिव है मेरा, क्यों? क्योंकि सर नेगेटिव एक्स एक्सिस के, इसके इस तरफ पॉजिटिव, इसके इस तरफ नेगेटिव, ये नेगेटिव, सो नेगेटिव अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस यहाँ पे नेगेटिव होगा, होगा कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल, कॉस थीटा यहाँ पे नेगेटिव होगा। फिर उसके बाद कॉस थीटा नेगेटिव है तो सेक थीटा भी नेगेटिव है। हाँ सर, फिर टैन थीटा कितना होता है? टैन होता है सर ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो भी नेगेटिव। और ऐसे ही आपका कॉट थीटा भी, मतलब सारे के सारे सर नेगेटिव हो जाएंगे। हाँ, और पॉजिटिव क्या रहेगा? बस साइन और कोसेक। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये है एएसटीसी रूल। प्रूफ करके भी दिखा रहा हूं, प्रूफ करके भी दिखा रहा हूं, देख लो आपके सामने। आपने जो डेफिनेशन समझी हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, वो गलत समझी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की डेफिनेशन आपको सुधार के बता रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, उसके प्रोजेक्शन से समझा जाता है एक्स और वाई एक्सिस के अलावा। ठीक है, ऐसे ही चलो सर बात करते हैं, यार ये स्लाइड क्या, ये ऐसी बात करते हैं इस क्वाड्रेंट की, इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं और एक और ऐसा सर्कल बनाते हैं। इधर बनाता हूं, चलो इधर ही बनाता हूं। अब सपोज करते हैं सर मैं यहां से इधर आ गया, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो यहां पे इधर आ जाएगा। ठीक है सर, यहां पे सर ऑपोजिट साइड क्या होगी? यार ऑपोजिट साइड तो हमेशा ये होती थी। ऑपोजिट साइड देखो क्या होती थी, ऑपोजिट ये होती थी, तो ये ऑपोजिट हो जाएगी, एडजेसेंट ये हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगी। सर यहाँ पे थीटा रहा, साइन थीटा सर क्या होगा? साइन थीटा होगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और सर ऑपोजिट भी अब देखो नीचे आ रही है, नेगेटिव वाई के अलावा ये नेगेटिव होगी, और हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव, यानी साइन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव, साइन थीटा नेगेटिव आ जाएगा। साइन थीटा नेगेटिव आएगा, कोसेक को भी नेगेटिव आना पड़ेगा। टैन की बात करते हैं, टैन की बात करेंगे सर, ऑपोजिट भी नेगेटिव, एडजेसेंट भी नेगेटिव। अरे सर टैन और कॉट तो पॉजिटिव आएगा, टैन और कॉट तो मेरा पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ गया। और कॉस और सेक की भी बात कर लो, कॉस और सेक की बात करो तो कॉस क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। मतलब सर जो आप बोल रहे थे एकदम सही था। हाँ, तो तुम्हें अब क्या याद रखना है? मात्र ये एएसटीसी रूल, मात्र ये एएसटीसी रूल, ये एएसटीसी रूल याद रख लो, समझ में आ जाएगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। भूलूंगा बिल्कुल भी नहीं भूलना, कोशिश भी मत करना भूलने की, क्योंकि ये भूल गए तो आगे की चीजें नहीं समझ पाओगे। क्लियर है? गुड गुड एकता, बताते रहना यार, कोई भी डाउट हो बताते रहना। चलो सर अब अपने ये तो बता दिया, अब इसका यूजेज बताओ, एंगल निकाल के बताओ, साइन 120 डिग्री, 240 डिग्री, 320, 360, 480, सब बताओ। अभी बताता हूं, सब बताऊंगा, जितने तुमने 90 के ऊपर जितना एंगल बचे सब बताऊंगा। चलो देखो, तो अब मुद्दे की बात यह आ जाती है कि यहां पे पहले तो ये ध्यान दो, ये टेबल को आप ध्यान दो, इसी को पूरा एनालिसिस समझेंगे और जानेंगे किस तरीके से आप एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, तो वापस आते जरा इधर, वापस इस क्वाड्रेंट पे आते हैं, वापस इस क्वाड्रेंट पे आते हैं। अब देखो पहला क्वाड्रेंट तो मेरे को सर सब रटा हुआ है, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, ऐसी टैन 0 0 होता है और कॉट 0 इन्फिनिटी होता है। ठीक है, ये सारी चीजें तो मुझे पता है। अब अगर मुझे बताओ साइन इधर और इधर इधर जाना है तो कैसे बताऊंगा? तो तुम्हें सबसे पहले तो अपना वो जो साइन 0, कॉस 0 और वो 0 से 90 तक की वैल्यूज है, वो तो तुम्हारे मुंह जबानी होनी चाहिए, वो तो तुम भूलोगे नहीं, और मैं मानता हूं नहीं भूलोगे, सब 10वीं अच्छे से करके आए। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि साइन के बड़े बड़े एंगल कैसे निकालेंगे। तो यहां ध्यान दो, जब कभी भी आप साइन 180 प्लस माइनस थीटा करते हो, ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई भी लो, या तो साइन लो या कॉस लो या आपका सेक लो या टैन लो, ठीक है, या कोसेक लो, 6 हो गया क्या? नहीं, एक बचा है, या कॉट ले लो। अगर इनको अगर मैं जो एंगल है, ये जो एंगल है, इसको 180 माइनस थीटा करूं या 180 प्लस थीटा करूं या फिर 360 माइनस थीटा करूं या फिर 360 प्लस थीटा करूं, 360 पे ही नहीं रुकूंगा, और भी आगे इसमें 160 जोड़ सकता हूं। मतलब सर 180 इसमें और जोड़ दोगे तो 540 प्लस थीटा या 540 माइनस थीटा,
मतलब बेसिकली यहां इससे देखो 180 जुड़ेगा, 180 यहां पे, फिर 360 यहां पे, फिर 180 यहां पे, फिर 360, फिर 180, ऐसे जोड़ते जोड़ते जब भी तुम इधर से ऊपर या इधर से नीचे जा रहे हो, इधर से ऊपर या इधर से नीचे जा रहे हो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहां लिखा हुआ है वही यहां पे भी लिखा रहेगा। मतलब साइन का साइन ही आएगा, कॉस का कॉस ही आएगा, सेक का सेक ही आएगा, टैन का टैन ही आएगा, कोजेक का कोजेक ही आएगा और कॉट का कॉट ही आएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये समझना कि 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, फिर 540 प्लस माइनस थीटा और उसमें जोड़ दो 720 प्लस माइनस थीटा, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही का वही रहेगा, वही का वही रहेगा। अब इसके आगे का जो साइन है प्लस या माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सिंपल सी चीज। वो कैसे पता करेंगे, वो कैसे पता करेंगे, वो इससे पता करेंगे एएसटीसी रूल से कि अगर सपोज 180 प्लस थीटा दे दिया, अब 180 प्लस थीटा सर थर्ड क्वाड्रेंट, इस थर्ड क्वाड्रेंट में तो बस सर टैन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, यानी साइन यहां नेगेटिव हो जाएगा। मतलब 180 प्लस थीटा सपोज 200 डिग्री एंगल बोला, साइन क्या बोला, साइन 200 डिग्री बोला, 200 डिग्री कहां आएगा सर थर्ड क्वाड्रेंट में, सर ये तो नेगेटिव होगा। सर साइन 160 बोला, 160 कहां आएगा, 180 में से 20 घटाओ, सर ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। मतलब ये प्लस माइनस कौन डिफाइन करेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में अल्टीमेटली वो वैल्यू आ रही है, एंगल किस में आ रहा है। लेकिन यहां पे क्या समझना है हमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो रहा है कि नहीं। तो 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, 540 प्लस माइनस थीटा, 720 प्लस माइनस थीटा, ऐसी 900 प्लस माइनस थीटा, इसमें कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज इट इज रहेगा। उसके आगे का साइन भले चेंज हो सकता है, उसके आगे का साइन ये डिटरमाइन करेगा कौन से क्वाड्रेंट में। हां सर, एक चीज समझ गए। अब दूसरी चीज ये है कि यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, कोजेक, उसके बाद फिर कॉस, फिर सेक, फिर कॉट, फिर टैन, अगर इनका एंगल 90 प्लस थीटा हुआ या 90 माइनस थीटा हुआ, 270 प्लस थीटा हुआ या 270 माइनस थीटा हुआ, अब उसके बाद कितना हो जाता है, 93 95 से कितना हो जाएगा, 450 प्लस थीटा हुआ या 450 माइनस थीटा हुआ, इनमें से कोई भी एंगल, मतलब यहां से इधर या यहां से इधर, यहां से इधर या यहां से इधर, घूम के वापस यहां से इधर, यहां से इधर या यहां से इधर, यहां से इधर, अगर ऐसा होता है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाता है। ये तो तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो ना, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो वही बता रहा हूं, बस वही बता रहा हूं। तो यहां पे जो साइन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है, वो हो जाएगा कॉस में। कोसेक का कितना है, कोसेक का है सेक। कॉस का कितना है, कॉस का है साइन। सेक का कितना है, सेक का है कोसेक। कॉट का कितना है, कॉट का है टैन। और टैन का कितना है, टैन का है कॉट। ठीक है, क्लियर है, ये हो जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है कब, जब तुम 90 डिग्री के मल्टीपल्स में जाओगे, मतलब 90, 270, 450, ऐसी तुम और चले जाओ, 7 जा कितना होता है 630 प्लस माइनस थीटा, उसमें आपका चेंज हो जाएगा। और आगे का प्लस माइनस किस पे डिफाइन होगा, आगे का प्लस माइनस तो सर उसके लिए एएसटीसी रूल पढ़ा है ना, वो फालतू थोड़ी पढ़ाया है। उसका मतलब यही है कि एंगल कहां है, एंगल इधर है, इधर है, इधर है कि इधर है, वो उस पे डिपेंड करेगा। वो प्लस या माइनस साइन किस पे डिपेंड करेगा, वो उस पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है सर, ओके ओके। अब ये बातें ऐसे आप बता रहे हो, इसका मतलब बताओगे तब समझ आएगा। बेसिकली न्यूमेरिकल कराओगे या केस स्टडी बताओगे तब समझ आएगा। तो आओ उसी से रिलेटेड काम करते। सबसे पहली चीज तो साइन ऑफ माइनस थीटा, लोग इसको देखो, इसको दो तरीके समझने के। एक तरीका तो ये साइन ऑफ माइनस थीटा को साइन ऑफ 0 माइनस थीटा बोल लो। साइन ऑफ क्या बोल लो, 0 माइनस थीटा। सर 0 माइनस थीटा मतलब यहां पे था, यहीं से एंगल ऊपर जाता था, अब 0 माइनस थीटा मतलब आप नीचे जा रहे हो। सर नीचे जा रहे हो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। समझ रहे हो, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। जी सर बिल्कुल, और ये याद रख लेना है हमें, ये याद रख लेना हमें। चलो इससे इसको तो याद कर ही लेंगे और आगे बढ़ते। सर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, सर 90 माइनस थीटा तो ये देखो 90 यहां तक, और 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव रहता है, बिल्कुल आगे साइन देखो पॉजिटिव है, लेकिन 90 प्लस लिखा है। 90 प्लस माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाता है, तो प्लस कॉस थीटा। आगे का साइन पता किया, प्लस या माइनस, और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग दिया। ठीक है सर, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। ठीक है सर, 90 पे गए और उसके बाद फिर 90 प्लस थीटा, मतलब इस सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव रहता है, तो यहां देखो प्लस साइन लिखा हुआ है। उसके बाद क्योंकि 90 प्लस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में चेंज हो जाता है। बिल्कुल समझ आ गया। आगे बढ़ते सर, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा
सर 180 तो सर देखो यहां आएगा, और 180 माइनस थीटा कर दूंगा, मतलब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूं। सर सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव रहता है, यहां देखो ना प्लस साइन थीटा, प्लस लिखा है तभी तो कुछ नहीं दिख रहा, ये प्लस साइन थीटा। और सर साइन का साइन ही रहा, क्यों नहीं रहेगा? 180 प्लस माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता। राहुल तिवारी जी हेलो भाई, कैसे हो आप? समझ रहे हो बात को? देखो कोशिश करो, इसका एक एग्जांपल लेके बताऊं क्या? तुम लोग अगर बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो, सपोज करो साइन ऑफ 120 लेता हूं, साइन ऑफ 120 लेता हूं, साइन ऑफ 120 की वैल्यू पता करनी है। क्या मैं साइन ऑफ 120 को साइन ऑफ 180 माइनस 60 बोल सकता हूं? क्या मैं बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हो सर, 120 180 में से 60 ही तो होता है। अब ये क्या मैंने इस अंदाज में लिख दिया, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा? हाँ सर साइन ऑफ 180 माइनस थीटा आपने लिख दिया, तो क्या मैं इसको साइन ऑफ 60 नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकते हो सर, साइन ऑफ 180 माइनस 180 का, और पीछे चले गए कितना? पीछे चले गए सर आप 60 डिग्री, पीछे चले गए आप 60 डिग्री, तभी तो ये एंगल 120 डिग्री है। तो ये कैसे पता करेंगे, 120 की वैल्यू कैसे पता करेंगे? साइन ऑफ 180 माइनस थीटा को साइन 180 माइनस 60 लिख दिया, ये साइन 60 आ गया इसके अकॉर्डिंग, और साइन 60 की वैल्यू तो सर बच्चा जानता है, 10वीं का बच्चा मेरा भाई भी जानता होगा, √3/2 होती है, तो निकाल दिया मैंने साइन ऑफ 120। हालांकि इसके बारे में और बात करेंगे हम, इसके बारे में और बात करेंगे हम, लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपको क्या देखना है, हाल फिलहाल में आपको ये समझना है ये जो तरीके हैं जिस तरीके से मैं आंसर निकाल रहा हूं। ठीक है सर, ओके आओ देखो। फिर 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कितना? दूसरा बनाते, बहुत गड़बड़ हो गया। 180 इधर गया सर, और प्लस थीटा मतलब मैं सर इधर हूं, इधर मतलब मैं कहां हूं? इधर मतलब सर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में हूं, और थर्ड में तो सर साइन पॉजिटिव नहीं होता, तो इसीलिए तो देखो ना नेगेटिव साइन आ गया, और क्योंकि 180 प्लस माइनस थीटा है तो साइन साइन ही रहेगा। क्या बात है सर, क्या बात है। आओ इधर देखो, साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, साइन ऑफ 270 माइनस थीटा। सर 270 माइनस थीटा आपने बताया था 90 के मल्टीपल में हो तो साइन अपना कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है। जी हाँ बन गया, देखो कॉस हो गया। अच्छा आगे का साइन कैसे पता करेंगे? सर 270 माइनस थीटा तो ये 180 और 90 और 270 यहां आ गया, और 270 माइनस थीटा मतलब पीछे जाऊंगा, यानी सर मैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आया। सर थर्ड क्वाड्रेंट में तो बस tan पॉजिटिव होता है, तो एक नेगेटिव साइन आना चाहिए, आ गया, तो माइनस कॉस थीटा हो गया। समझ रहे हो? क्लियर है कि नहीं? ऐसी साइन ऑफ 270 प्लस थीटा कितना होगा? सेम मेथड, माइनस कॉस थीटा। साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, 360 आया तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होगा, साइन ही होगा, माइनस साइन थीटा क्योंकि फोर्थ था। साइन ऑफ 360 प्लस थीटा, भाई साइन ऑफ 360 प्लस थीटा मतलब पूरा गोल चक्कर घूमा और फिर प्लस थीटा, तो वापस कहां आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, ये प्लस आ गया। यस सर क्लियर है, क्या बात है शर्मा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर है, तो मजा आ गया। आओ फिर कॉस का भी देखते हैं, और अगर क्लियर है तो अभी क्वेश्चंस में आप बताना यार, क्वेश्चंस में आई वुड वांट कि आप आंसर्स बताओ। चलो देखो कॉस का देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस का देखते हैं। बिल्कुल वैष्णवी एकदम सही। देखो कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये तो कॉस थीटा है, इसको कैसे समझे? इसको लिख लेंगे हम कॉस ऑफ 0 माइनस थीटा। 0 माइनस थीटा मतलब सर यहां से ऊपर जाते थे लेकिन हम तो नीचे रह गए, और ये नीचे रह गए सर तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सर कॉस पॉजिटिव होता है, इसीलिए तो आंसर कॉस है, इसीलिए तो आंसर कॉस थीटा है। क्या बात है। चलो 90 माइनस थीटा, सर 90 इधर गए और थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सर सारे पॉजिटिव होते हैं। हाँ पॉजिटिव है, कुछ नहीं तो पॉजिटिव है, लेकिन सर कॉस का साइन क्यों हुआ? क्योंकि भाई 90 प्लस माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में चेंज हो जाता है। अच्छा ओके, ऐसी कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा कितना होगा? सर 90 प्लस थीटा जाऊंगा तो मैं चला जाऊंगा कहां? तो मैं चला जाऊंगा सेकंड क्वाड्रेंट। तो मैं कहां चला जाऊंगा? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सर सेकंड क्वाड्रेंट में तो बस साइन ही पॉजिटिव होता है, तो ये तो सर कॉस है, तो सर ये तो नेगेटिव रहेगा, और यहां पे आंसर सरासर गलत दिया हुआ है यहां पे आंसर सरासर गलत दिया हुआ है। इसका आंसर कितना होगा भाई? 90 प्लस थीटा तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यानी साइन हो जाएगा, साइन थीटा। और आगे का साइन कौन डिफाइन करेगा? कौन से क्वाड्रेंट में है? तो क्वाड्रेंट में कॉस तो सर मेरा नेगेटिव होता है, तो यहां नेगेटिव आ गया। कुछ लोग यहां पे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहां साइन आ गया ना, यहां साइन आ गया, और आप तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में थे, सर नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव रहता है, तो सर ये पॉजिटिव साइन थीटा होना चाहिए। नहीं भाई नहीं, क्यों? क्योंकि कॉस का देखना है, इसकी इस वैल्यू का देखते हैं, इसका नहीं देखते, इसका देखते हैं। यहां पे क्या लिखा है और कितना एंगल है, तो 90 प्लस थीटा सेकंड में है तो कॉस का माइनस साइन थीटा। समझ आया कि नहीं आया? वैष्णवी एकदम सही आंसर दिया, प्लस साइन थीटा नहीं माइनस साइन थीटा, बिल्कुल सही। ऐसी फोर्थ का देखो, फोर्थ का देखो, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, सर 180 माइनस थीटा तो पूरा एंगल इधर जाएगा, और माइनस थीटा करोगे तो सर आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में तो सर बस साइन पॉजिटिव रहता है,
ये तो सर कॉस है, तो साइन तो पॉजिटिव रहता है, यानी कॉस नेगेटिव, तो ये आ गया नेगेटिव साइन। क्या बात है। और 180 प्लस माइनस थीटा में तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज इट इज रहता है, तो कॉस का कॉस ही रहेगा। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, निकाल दिया आंसर। चौथे का भी एकदम निकाल दिया, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही इसका आ जाएगा 180 प्लस थीटा का माइनस कॉस थीटा, समझ रहे, क्योंकि तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे में भी कॉस नेगेटिव। इसका आ जाएगा कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा, इसका करते हैं, इसका करते हैं सर, इसका करते हैं कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा, ये गया 270 माइनस थीटा, यहाँ पे ये रहा एंगल। सर इस एंगल पे कितना हो जाएगा सर, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव होता है, यानी कॉस नेगेटिव। क्या बात है, तो कॉस का नेगेटिव हो जाएगा। और 270 प्लस माइनस थीटा में सर कॉस अपना कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पकड़ लेता है, तो माइनस साइन थीटा। क्या बात है भाई, बहुत सही। ऐसी 360 माइनस थीटा करो। अच्छा 270 प्लस थीटा में क्या होगा, 270 प्लस थीटा में सर यहां पहुंच जाऊंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइन आया ना, लेकिन 270 प्लस है तो कॉस का साइन हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में चेंज हो जाएगा। ऐसी कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, 360 प्लस थीटा कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर है ना, सबको क्लियर होना चाहिए भाई, एकदम क्लियर, क्योंकि इसके बाद जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें क्वेश्चंस आपको बताने चाहिए। अच्छा एक और चीज हमेशा याद रखना, इसको अब तुम ऐसे याद रखो या फिर इसको हमेशा याद रखो कि साइन नेगेटिव साइन उगल देता है। साइन नेगेटिव साइन क्या करता है, उगल देता है, तो नेगेटिव यहां है तो बाहर आ जाएगा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कॉस ऑन दी अदर हैंड नेगेटिव साइन को पचा लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, बहुत सही डाइजेशन सिस्टम होता है, नेगेटिव साइन को खा जाता है और नेगेटिव साइन बाहर नहीं आता। तो उगलता कौन है, साइन, और निगलता कौन है, कॉस। उगलता साइन, निगलता कॉस, ठीक है, हमेशा याद रखना। चलो सर ऐसे ही tan थीटा की बात कर लेते हैं, tan थीटा में बात करते हैं। तो जो प्रिंसिपल यहां लगा वही tan में भी लगेगा, वही कॉट में भी लगेगा, वही सेक में भी लगेगा, वही कोसेक में भी लगेगा, अलग थोड़ी हो जाएगा। तो सिंपल tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा सर मतलब 0 माइनस tan थीटा, 0 माइनस थीटा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में सर कॉस पॉजिटिव होता है तो बेचारा tan तो नेगेटिव रहेगा बिल्कुल, लेकिन 0 प्लस माइनस थीटा, उसके बाद फिर 180 प्लस माइनस थीटा, इन सब पे tan ही रहता है, तो माइनस tan थीटा। ठीक है, इस पे देखो tan ऑफ 90 प्लस थीटा, tan ऑफ 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा सर, tan ऑफ 90 प्लस थीटा 90 आ गया, प्लस थीटा इधर, इधर सेकंड क्वाड्रेंट में तो सर बस साइन ही पॉजिटिव होता है, तो tan बेचारा तो नेगेटिव होगा, मान लिया नेगेटिव आ गया। और 90 प्लस माइनस थीटा में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आता है, तो आ गया माइनस कॉट थीटा, आ गया माइनस कॉट थीटा। क्लियर है ना। ऐसी tan ऑफ 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 360 इधर गया सर, और माइनस थीटा यहां चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, बस कॉस पॉजिटिव, तो ये सर नेगेटिव आएगा ना, बिल्कुल। और 360 प्लस माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज इट इज माइनस tan थीटा। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आओ जरा सवाल करते हैं, आओ सवाल करते हैं, मेरे को आंसर बताओ जरा, देखना चाहता हूं कितनों को आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं देखते हैं। आओ तिवारी जी, एकता, वैष्णवी, जितने भी लोग हो, ममता, फटाफट इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस ऑफ माइनस 60 डिग्री। सर अभी अभी सुना था कि साइन जो है वो निगल देता है और कॉस उगल देता है, मतलब सॉरी कॉस उगल देता है, बाहर फेंक देता है। क्या बोल रहा हूं मैं, साइन नेगेटिव साइन को बाहर फेंक देता है और कॉस उसको पचा जाता है। ठीक है, सो यहां पे कॉस ऑफ माइनस 60 को, फर्स्ट वाला जो है कॉस ऑफ माइनस 60 को मैं सर कॉस ऑफ 60 भी तो लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो कॉस ऑफ 60 कितना हो जाएगा यार, कॉस ऑफ 60 तो याद होगा ना यार तुम लोगों को, अभी तो 10वीं पढ़ी है तुमने। कॉस 60 होता है सर 1/2, तो कॉस ऑफ माइनस 60 की वैल्यू पता चल गई ना। हाँ सर 1/2 प्लस 1/2। बहुत बढ़िया सर। ऐसे ही tan ऑफ 210 भी बताओ जरा कितना होगा। आओ tan ऑफ 210 पता करते हैं, tan ऑफ 210 पता करते हैं। tan 210 सर 210 जो एंगल है ये तो 180 से ज्यादा है, ये 180 से ज्यादा है लेकिन 240 से कम है, ये 180 से ज्यादा है लेकिन सॉरी 270 से कम है। अब ये एंगल किधर होगा, इसको मैं क्या tan ऑफ 180 प्लस 30 डिग्री बोल सकता हूं क्या, 210 को 180 प्लस 30 बोल सकता हूं क्या, बिल्कुल बोल सकते हो सर। सो 180 तक गया और 30 नीचे गया तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये तो सर आ गया मेरा थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में सर क्या पॉजिटिव होता है सर, यहाँ साइन, यहाँ tan, यहाँ कॉस, तो यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है। हाँ भैया, तो ये tan का पॉजिटिव साइन ही रहेगा, और 180 प्लस माइनस थीटा में तो tan ही रहता है, तो ये आ गया प्लस tan 30, प्लस tan 30 आ गया आंसर। प्लस tan 30 कितना होता है सर, प्लस 1/√3। क्या बात है, tan 210 की वैल्यू प्लस 1/√3 है, क्या बात है। हमें तो लगता था बस tan 30 की वैल्यू है, लेकिन tan 210 की भी यही होती है।
tan 210 की भी यही होती है। ओके सर बढ़िया, तीसरा भी सॉल्व करवाओ सर, थर्ड भी बता दो। थर्ड है साइन ऑफ 300, कैसे करोगे, क्या लिखोगे साइन ऑफ 300 को, सोचो जरा, साइन को 300 को कैसे लिखोगे। तो इसको कुछ 180 प्लस माइनस 360 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस थीटा में लिखो, जिसमें थीटा आपका 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। तो सर साइन 300 को मैं काम करता हूं साइन ऑफ 360 माइनस 60 बोल दूं तो आपका काम बन गया ना। साइन 360 माइनस 60 बोल दिया, हाँ सर बिल्कुल बोल दिया। अब ये साइन 360 माइनस 60 तो सर मेरा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये पूरा 360 गया और पीछे गया मैं 60 डिग्री, सर ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो बस कॉस पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो बस कॉस पॉजिटिव होता है, तो यानी साइन तो नेगेटिव होगा। हाँ यार, माइनस ऑफ साइन 60 डिग्री हो गया, माइनस ऑफ साइन 60 डिग्री हो गया। और 360 प्लस माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज इट इज रहता है, तो साइन का साइन होगा, फोर्थ में आया तो नेगेटिव होगा। माइनस साइन 60 कितना हो गया, माइनस ऑफ √3/2। मतलब साइन 300 डिग्री माइनस ऑफ √3/2 होता है। जी हाँ, जी हाँ, अच्छा क्या बात है। एक और चीज यहां बताता हूं, क्या मैं साइन 360 माइनस थीटा की बजाय साइन 300 को साइन ऑफ 270 प्लस 30 लिख सकता था क्या मैं उसको साइन 360 माइनस 60 ना लिखने के बजाय साइन 270 प्लस 30 लिख सकता था क्या? क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। 270 प्लस 30 भी तो 300 होता है, 360 में से 60 गया 300 होता है, तो भाई 270 प्लस 30 भी तो 30 ही होता है। तो ये ऐसे लिख दिया। अब बताओ अब क्या होगा, तो ये इसका था, अब इसका क्या होगा। इसके लिए सर 270 मतलब यहां तक गया, 270 मतलब 3 क्वार्टर निपटा दिए, 90 90 90 90 गुणे 3 270, और 270 प्लस 30, 270 प्लस 30 यहां आ गया, तो इधर बन रहा है। 270 प्लस 30 कहां बन रहा है, ये इधर बन रहा है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है सर, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट ही है। तो बस फोर्थ क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव साइन तो आएगा, क्योंकि फोर्थ में बस साइन पॉजिटिव रहता है, फोर्थ में बस कॉस पॉजिटिव रहता है, साइन नेगेटिव रहेगा। ठीक है, और 270 प्लस माइनस हो, 90 प्लस माइनस हो, तो साइन किस में चेंज हो जाता है, अपने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में। तो ये साइन का क्या हो जाएगा सर, कॉस, और यहां एंगल कितना है 30, तो ये कितना हो गया माइनस कॉस 30, माइनस कॉस 30 यानी सर माइनस √3/2। तो आंसर तो सेम ही आएगा ना यार, आंसर तो सेम ही आएगा। क्वेश्चन को इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, आंसर तो सेम ही आएगा, है कि नहीं। क्लियर है, सबको क्लियर है कि नहीं यार, बताओ जितने भी लोग देख रहे हैं सबको क्लियर है कि नहीं, समझ आ गया ना, एकता क्लियर है। ये तरीका है, ये अप्रोच है। ऐसे मुझे जरा फटाफट cos 120 की वैल्यू सोचो यार, जरा बता के बताओ, समझ आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अगर cos 120 बता दिया तुमने तो अब लगेगा ना कि यार हाँ क्लियर है, वैष्णवी क्लियर है। आंसर बताओ यार वैष्णवी, आंसर निकाल के देखो, cos 120 कितना होगा, cos ऑफ 120 डिग्री कितना होगा, 120 डिग्री कितना होगा, किस तरीके से लिखूंगा मैं cos 120 को, मैं बताऊं, रुको हेल्प करता हूं। इसको मैं दो अंदाज से लिख सकता हूं, इसको मैं दो अंदाज से लिख सकता हूं। एक अंदाज तो ये है, अलग कलर की पेन से लिखूंगा। एक अंदाज तो ये है, इसको मैं लिख लूं cos ऑफ 90 प्लस 30, ठीक है, और दूसरे कलर की पेन से दूसरा लिखूंगा। और दूसरा अंदाज है कि मैं इसको लिख लूं cos ऑफ 180 माइनस 60। तो दोनों ही अंदाज से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा तुम्हें दोनों ही अंदाज से मैं आंसर निकाल के दिखाऊंगा। एक तो 180 माइनस 60 और 90 प्लस 30, और दोनों से ही देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। चलो 90 प्लस 30, सर 90 प्लस 30 तो बस यहां से इधर गए, तो यानी सर ये तो मेरा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सर ये तो मेरा हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये तो सर मेरा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में सर कॉस तो नेगेटिव होता है, बस साइन पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव होता है यानी इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा सर, मतलब माइनस तो आएगा। और 90 किया है सर तो कॉस का साइन हो जाएगा माइनस साइन 30 यानी -1/2। क्या बात है, मतलब -1/2 करेक्ट आंसर है। उधर भी चेक कर लेते हैं, उधर भी चेक करते हैं, आओ उधर चेक करते हैं। cos ऑफ 180 माइनस 60, cos ऑफ 180 माइनस 60, तो ये cos ऑफ 180 माइनस 60 कहां होगा सर, यहां से 180 गए और पीछे गए 60, तो ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सर cos नेगेटिव होता है क्योंकि बस साइन पॉजिटिव रहता है, तो ये cos ऑफ 180 माइनस 60 को लिख सकता हूं मैं नेगेटिव ऑफ cos 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा -1/2। निकाल दिया मैंने आंसर, देख लो दोनों तरफ वैल्यू सेम आ रही है, तो मैंने सही लिखा है। और शर्मा जी और वैष्णवी एकदम सही आंसर दिया आप दोनों ने, -1/2 इज द करेक्ट आंसर।
समझ आया ना, क्लियर है? ऐसे ही निकालेंगे हम, ऐसे ही वैल्यूज निकालेंगे। तो अब से नीट में हमें जब क्वेश्चन आएगा तो हम घबराएंगे थोड़ी, ASTC रूल और इससे हम फटाफट आंसर निकाल देंगे। एक और बस वेरिएशन होगी कि कल आज से अब से आपको एंगल डिग्री में ना देके पाई रेडियन में दिए जाएंगे। तो ये 120 दिया जाएगा 2π/3, 60 डिग्री दिया जाएगा π/3। इस 300 को कितना दे देंगे? इस 300 को दे देंगे 5π/3। क्लियर है? क्योंकि π/3 होता है 60, 5 गुणे 60 होता है 300। तो आपको वो π/3 पाई रेडियन में भी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो भाई जितना साइन 300 का होगा उतना ही साइन 5π/3 का होगा, जितना cos ऑफ -60 का होगा उतना ही cos ऑफ -π/3 का होगा। सिंपल सी चीज, जितना cos 120 का होगा उतना cos ऑफ 2π/3 का होगा, जितना tan ऑफ 210 का होगा उतना ही tan ऑफ 7π/6 का होगा, क्योंकि π/6 होता है 30, 7 गुणे 30 होता है 210। सो tan ऑफ 210 कितना होगा? 7π/6। क्लियर? तो अब मुझे यही चीजें बस पाई में समझने की जरूरत है, बाकी तो मुझे समझ आ गया सर, ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गई। ये वैल्यूज एंगल कैसे निकालते, बड़े बड़े एंगल ऐसे चुटकियों में कैसे निकालते, मैथ्स वाले जेई वाले, अब मैं समझ चुका हूं, अब मैं समझ चुकी हूं, अब मुझे दिक्कत नहीं आएगी। क्या बात है? नहीं आएगी तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अब देखो, आओ देखो, थोड़े से और फॉर्मूले बचे हैं, वो भी फटाफट कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री खत्म, ट्रिग्नोमेट्री खत्म। क्या है सर थोड़े बहुत फॉर्मूले? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये था फॉर्मूला, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ऐसी sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये है आपका 10वीं का ज्ञान, ये आपने पढ़ चुके हो ऑलरेडी 10th क्लास में। ठीक है, अब आगे क्या बात होंगी? आगे ये थोड़े फॉर्मूले आएंगे जो कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला होता है साइन ऑफ a प्लस बी, जो कि होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। रट लेना है, रट लेना है, दिमाग नहीं लगाना। ये कहां काम आता है सर? यार ये काम आता है, कल को मान लो तुमको साइन ऑफ 75 डिग्री की वैल्यू पता करनी हो, साइन ऑफ 75 डिग्री की वैल्यू पता करनी हो। अब क्या साइन 75 भी रटोगे? हर चीज रटता थोड़ी है यार आदमी। तो साइन 75 को मैं कैसे लिख लूंगा? साइन ऑफ 40 प्लस प्लस सॉरी साइन ऑफ 40 भी नहीं, साइन ऑफ 45, साइन ऑफ 45 प्लस 30। तो ये क्या हो गया? साइन ऑफ ए प्लस बी हो गया ना। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन 45 कॉस 45 पता है, साइन 30 कॉस 30 भी पता है। तो फटाफट आंसर निकाल दूंगा मैं किसका? साइन 75 डिग्री का। समझ रहे हो बात को? तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। साथ ही साथ कॉस ऑफ ए प्लस बी पता होना चाहिए, जो कि होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये आपको मेमोराइज कर लेना है, ये आपको मेमोराइज कर लेना, बिल्कुल नहीं रुकना। नेक्स्ट, tan ऑफ a प्लस बी हो जाता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan ऑफ a प्लस बी हो जाता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अच्छा ठीक है, ओके कूल। अब मजे की बात ये है, ये 3 याद कर लिए क्या? सोचो यार, 4 बार मन में आंख बंद करके इस क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करो और इसको 4 बार मन में पढ़ो, 4 क्या 5 बार 10 बार पढ़ो, देखो याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। और क्योंकि अगर ये याद हो गए तो अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, अगला जो फॉर्मूला आ रहा है, अगर ये रट लिए तो वो तो अपने आप ही रट लोगे। अगर ये याद कर लिए तो अगले वाले तो अपने आप ही रटा जाएंगे। क्या है ये अगले वाले? क्या है? अब बस ए और बी की जगह थीटा और थीटा रखना है, ए और बी की जगह क्या रखना है? थीटा और थीटा रखना है। और ये फॉर्मूले याद रखने कि साइन 2 थीटा कितना होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कैसे बताया सर आपने? भाई यहां थीटा थीटा रख दोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, जो कि हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। याद रख लेंगे क्या हम? हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा कितना हो गया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसे कॉस 2 थीटा कितना होता है? तो कॉस 2 थीटा जो होता है, इधर लिखता हूं, कॉस 2 थीटा जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा जो होता है कितना होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें आगे पीछे ऊपर नीचे करके भले हम चेंज कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रख दे तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसी cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दे तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल सी चीज। अल्टीमेटली मेन क्या याद रखना है? एक तो ये और एक ये, जिनको याद रखना बहुत ही सरल है। क्यों? क्योंकि आपने ये और ये याद कर लिए। ठीक है, इतने फॉर्मूले अगर ट्रिग्नोमेट्री में याद कर लिए तो भाई कल्याण हो जाना है और कोई समस्या नहीं आएगी। कल्याण हो जाएगा और कोई समस्या नहीं आएगी, बड़े आराम से केस पूरे सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा ठीक है सर, वापस रिवाइज कर लेते हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी ये हो गया मेरा, कॉस ऑफ ए प्लस बी ये हो गया मेरा, टैन ऑफ ए प्लस बी ये हो गया मेरा। अच्छा कल को सर यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया तो, अगर यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया तो सिंपल सी चीज है, अगर साइन में नेगेटिव लगाया है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, कॉस में लगाया है तो कोई नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि कॉस में नेगेटिव यहाँ ए प्लस बी में आता है।
किस में आता है, a प्लस बी में, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव लगाए तो वो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, साइन में नेगेटिव लगाए तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और टैन में लगाए तो यहाँ नेगेटिव इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ का नेगेटिव यहाँ का पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा, ठीक है। सर ऑफलाइन क्लास फॉर नीट रिपीटर्स अवेलेबल? यस, ऑफलाइन क्लास अवेलेबल तो है यार, बट आप कहाँ पे उस पर डिपेंड करती है, कहाँ पे उस पर डिपेंड करती है ABCD। देखो तो ये 6 हो गया, B 5, हमें कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने भाई, आपको तो बस ये और ये 3 याद रखने, बाकी तो तुम खुद ही ऑन द स्पॉट निकाल लोगे, ऑन द स्पॉट निकाल लोगे, समझ में आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है क्या? हाँ सर, इतना बस डिफरेंशिएशन याद रख लो, काम बन जाना है। इतना डिफरेंशिएशन अगर आपने याद रख लिया ना तो आपका नीट में फिजिक्स में काम हो जाएगा, ठीक है। नीट के फिजिक्स में काम हो जाएगा, बस इतना छोटा सा, इतना सही। वो ASTC रूल याद रख लो, साइन टैन कॉस की वैल्यू निकालना सीख लो, बस आपका काम खत्म। तो अब चलते नेक्स्ट पोर्शन पे जो कि है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मैं वापस बता रहा हूं, हमारा ये पूरा सेशन बेसिक मैथ्स का उतना ही है जितना हमें रिक्वायर्ड है। हम गणितज्ञ नहीं बनना चाहते, ना ही हम बेसिक मैथ्स को एकदम रूटली डीप तरीके से पढ़ना चाहते हैं। हम उतना ही पढ़ना चाहते हैं जितना कि हमें फिजिक्स समझने में और आंसर निकालने में हेल्प कर पाए, ठीक है। तो हम उतने तक ही अपने को लिमिट करेंगे। बेसिक मैथ्स ऐसे जाओगे तो बहुत डीप है, इन डेप्थ है, कोनिक सेक्शन में चले जाओगे, ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत सारे और केसेस रहते हैं, वो नहीं बताए, बट उतना डेप्थ में हमें नहीं जाना क्योंकि उतना रिक्वायर्ड नहीं है हमको कितना रिक्वायर्ड है, हमको जितना ट्रिग्नोमेट्री रिक्वायर्ड है उतना मैं बता चुका हूँ, ओके। अब आओ बात करते हैं कैलकुलस के बारे में। कैलकुलस में सबसे पहला जो चीज स्टार्ट करेंगे वो है डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन भी क्या, डिफरेंशिएशन भी हमें एकदम घुस के कुएं से पानी नहीं निकालना, हमें बस फ्लेवर लेना है, हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन अगर आ गया तो हम कैसे आंसर निकालेंगे। अगर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन तो डायरेक्ट नहीं आएगा, हालांकि डिफरेंशिएशन कहीं पे यूज होगा, डेरिवेशन में यूज होगा या फिर काइनेमेटिक्स करोगे तो वहां पे यूज होगा, ठीक है। तो हमें एक आइडिया इसका रहना चाहिए कि भाई डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूले क्या है और किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो आओ तो पहले जरा डिफरेंशिएशन का मतलब समझ लेते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब यह होता है कि सपोज कोई क्वांटिटी है जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। जैसे कि सपोज करते हैं तुम मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम मेरे से पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, कमल सर से केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बीना मैम से बॉटनी पढ़ रहे हो और पीयूष सर से जूलॉजी पढ़ रहे हो। अब सपोज मतलब तुम यहाँ पे डिपेंडेबल हो, है कि नहीं, तुम डिपेंडेबल हो, किस पे डिपेंडेबल हो, अपने फैकल्टीज पे, कि सर ये पढ़ाएंगे तो हम पढ़ेंगे, आप ऐसे पढ़ाएंगे तो हम ऐसे पढ़ेंगे, आप वैसे पढ़ाओगे तो हम वैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ एक फंक्शन बन रहा है किसका, तुम्हारा इन टर्म्स ऑफ योर फैकल्टीज लर्निंग स्ट्रैटेजी एंड लर्निंग डिलीवरी, जैसे तो डिलीवरी दे रहे हैं। अब पॉइंट ये बता रहा हूं कि तुम्हारी जो स्टडी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, दैट इज ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेक्चर डिलीवरी, ठीक है, लेक्चर डिलीवरी पे डिपेंडेंट है, ओके। अब इसको मैं y बोल दे रहा हूं और इसको मैं x बोल दे रहा हूं, तो यहां मैं ऐसा बोल सकता हूं y इज अ फंक्शन ऑफ x। कैसे, यहां पे कुछ k और वो मल्टीप्लाई करूंगा तो बोल सकता हूं y इज अ फंक्शन ऑफ x, जहां पे x क्या है, लेक्चर डिलीवरी, और y क्या है, स्टडी। अब सोचो कल को किसी दिन मैं बहुत तेज पढ़ा दिया, या कमल सर बहुत तेज पढ़ा दिए, या बीना मैम ने इतना अच्छा पढ़ा दिया कि तुम ऐसा भूल ही नहीं पा रहे कॉन्सेप्ट, ओके। तो तुम बहुत अच्छा पढ़ा दिया किसी एक सर में, मैम ने, और उसके हिसाब से तुम्हारी जो लर्निंग एबिलिटी है, स्टडी है, बहुत एनहांस कर गई, ओके। तो जो रेशो है ना, रेशो है चेंजेस का, रेशो समझ रहे, चेंजेस का मतलब तुम्हारी पढ़ाई कितनी अच्छी हो गई एक फैकल्टी के बहुत अच्छा पढ़ाने से, उस पर्टिकुलर रेशो को डिफरेंशिएशन बोलते हैं, समझे। एकदम देसी अंदाज में, एकदम सबसे सिंपल अंदाज में जो रेशो हो जाएगा कि तुम्हारी पढ़ाई कितनी अच्छी हो गई, मतलब मैम ने, सोचो बीना मैम ने पढ़ाई बहुत अच्छी कर दी, x प्लस dx कर दी, x प्लस डेल्टा x या dx कर दी, बहुत बढ़िया पढ़ाई कर दी। तो उन्होंने पढ़ाई कैसे बढ़ा दी, dx से बढ़ा दी, तो तुम्हारी जो लर्निंग आउटकम है, स्टडी कितनी बढ़ गई, dy से। तो इनका जो रेशो है, दिस इज नोन एज डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज व्हाट डिफरेंशियल कैलकुलस इज ऑल अबाउट, ओके। ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी ही हमें याद रखना है, ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी ही, ये रिप्रेजेंटेशन होता है, और इसको पता है कैसे बोलते हैं किताबी भाषा में, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x,
डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको इसी तरीके से बोला जाता है। रियल मीनिंग क्या है? रियल मीनिंग तुम लोगों को मैंने बता दिया, रेशियो ऑफ द चेंजेस। कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, तो जितना चेंज dx में आया उसके एवज में y में कितना चेंज आ गया उनका रेशियो बता दोगे तो डिफरेंशिएशन कहलाएगा। ठीक है, अब इसी को समझते हैं और इसके तरीके क्या क्या है उसको जानते हैं। तो देखो रिप्रेजेंटेशन तो कुछ इस तरीके की, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निकालोगे, ये चेंजेस हैं, इसमें लिमिट का कॉन्सेप्ट लगा दोगे तो वो dy बाय dx हो जाएगा। उतने इंटीरियर में मत घुसो, अल्टीमेटली ग्राफिकली भी इस चीज को समझने की अगर कोशिश करोगे तो सपोज y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ये बताया था मैंने, इसका ग्राफ बनाया मैंने, इसका ग्राफ बनाया, लाल कलर की जो लाइन दिख रही है तुम्हें, इसका ग्राफ क्या है? लाल कलर की जो लाइन दिख रही है वो है। ओके ठीक है सर। अब यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं कि एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, मैं सपोज यहां से यहां गया, ठीक है। अब एक छोटे से एलिमेंट के लिए y के अलोंग ये छोटा सा गैप हो गया और x के अलोंग ये छोटा सा गैप हो गया। क्लियर है? मैं इसी चीज को थोड़ा बड़ा बना रहा हूं यहां पे, तो ये y हो गया और ये x हो गया और ये कर्व ऐसा जा रहा है। क्लियर है? ये जो लेंथ हो गई क्या हो गई? dy हो गई, और ये क्या लेंथ हो गई? ये dx हो गई। मतलब मैं ग्राफ पे ही इस पॉइंट से इस पॉइंट थोड़ी सी दूरी है, dy dx तुम्हें बड़ा दिख रहा है, ये थोड़ी सी दूरी में यहां से आ गया तो y इतना चेंज हुआ, x इतना चेंज हुआ। अब dy बाय dx बेसिकली क्या होगा? तो ये देखो, ये तुम्हें कर्व दिख रहा है, हालांकि एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन ऐसे सीधे खींचोगे तो क्या होगी? ये वो स्ट्रेट लाइन है, ये वो स्ट्रेट लाइन है, देख रहे हो? ये वो स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है? ये जो स्ट्रेट लाइन यहां बनाई ये वही स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रही? थीटा। तो ये थीटा बना रही होगी अगर, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो tan थीटा कितना हो जाता है? tan थीटा यहां पे आपका dy बाय dx के बराबर होता है। क्लियर है? इस tan थीटा को, dy बाय dx को एक और अच्छे शब्द से जाना जाता है जिसे बोलते हैं स्लोप ऑफ द कर्व। किससे जानते हैं इसको? स्लोप ऑफ द कर्व से। समझ रहे हो? काफी इंपॉर्टेंट बातें बताई मैंने तुम्हें। सबसे पहले नंबर 1, डिफरेंशिएशन कुछ नहीं, रेशियो है चेंजेस का, मतलब dx में जो चेंज आया y के रिस्पेक्ट में, मतलब y dy टू dx, x में थोड़ा चेंज किया तो y में कितना चेंज आया उसका रेशियो डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन का जो बोलने का तरीका, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये होता है। अब इसको ग्राफिकली अगर समझने की कोशिश करें तो ये y इक्वल्स टू fx का ग्राफ है, उसमें dy बाय dx असल में हो जाएगा y के अलोंग थोड़े से चेंजेस जो कि यहां बताए, x के अलोंग थोड़े चेंजेस यहां बताए, और वो कैसे दिखाते हैं? वो कर्व में कैसे दिखाते हो? कर्व में दिखाते हैं एक पर्टिकुलर टैंजेंट बना के, जो कि यहां पे तुम देख सकते हो। ये टैंजेंट बनाई कहां पे? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। कहां पे बनाई भाई मैंने? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे ये टैंजेंट रही, ये टैंजेंट रही। टैंजेंट तो आई सपोज सबको पता होगा, टैंजेंट वो एक सिंगल लाइन होती है जो उस कर्व को एक ही पॉइंट पे कट करती है, एक ही पॉइंट पे टच करती है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा टैंजेंट, और ये जो टैंजेंट है इसने एंगल बना दिया थीटा। सो tan थीटा बेसिकली कितना हो जाएगा? dy बाय dx के बराबर। इसको प्यार से हम स्लोप ऑफ द कर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यार से? स्लोप ऑफ द कर्व भी बोलते हैं। ओके, बढ़िया सर, बढ़िया, स्लोप ऑफ द कर्व बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब इसके तरीके क्या क्या है? इसके तरीके क्या क्या है? कैसे डिफरेंशिएशन करोगे? मेन मुद्दे की बात तो ये, कोई ग्राफ तो पूछ नहीं रहा और ना पूछ रहा है सर हम पढ़ेंगे कैसे, फैकल्टी अच्छा पढ़ाएगा तो हम पढ़ पाएंगे, हमारा लर्निंग कैसे बढ़ेगा, ये वो, ये सब कुछ नहीं, ये सब ज्ञानी बातें हैं आपको समझाने के लिए। असल में जो रूट चीज है वो है फॉर्मूला। फॉर्मूला बताओ जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो फॉर्मूला बता रहा हूं, परेशान मत हो, घबराओ भी मत और चिल्लाओ भी मत। फॉर्मूला बता रहा हूं और फॉर्मूले से हम समझेंगे कि उस फॉर्मूले से आपका फाइनल आंसर कैसा आएगा। तो देखो क्या बताया मैंने भाई, क्या बताया मैंने? y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब ये जो फंक्शन ऑफ x है ये कुछ तरीकों का है। कौन कौन से तरीके? इसमें पॉइंट नंबर 1 आता है तेरा कांस्टेंट फंक्शन। ये होता है कांस्टेंट फंक्शन। क्या है सर ये भला कांस्टेंट फंक्शन? अरे अभी पता चलेगा। दूसरा आता है आपका अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, एक अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक नहीं, सॉरी, पावर फंक्शन यार, पावर। तीसरा आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है? चौथा आता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पांचवा आता है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, ये टोटल 5 फंक्शंस हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे इनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इनको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन आप लोगों के सामने दिया हुआ है जो कि है कांस्टेंट फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन होता है? अरे कल को मैंने बोला y इज इक्वल टू 5 या मैंने बोला y इज इक्वल टू 4/9, तो ये क्या है? y की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी, तो y की वैल्यू क्या कर दी? कांस्टेंट कर दी। इसी को बोल रहा हूं कांस्टेंट फंक्शन, इसी को बोल रहा हूं क्या? कांस्टेंट फंक्शन। अब एक बात बताओ, अगर y की वैल्यू कांस्टेंट है तो y x पे कहां डिपेंड कर रहा है?
y की वैल्यू कांस्टेंट है तो y x पे डिपेंड कर रहा है, मतलब मास्टर कितना भी अच्छा पढ़ा ले भाई तुमको तो पढ़ना ही नहीं है, तुमको तो बस बैठना है लेक्चर में और टाइम पास करना है। तो तुम क्या हो गए, तुम्हें कांस्टेंट फंक्शन हो गए ना, तो तुम्हें कांस्टेंट फंक्शन बन सकते हो, सिंपल सी चीज। तुम्हें कोई अच्छा पढ़ाए बुरा पढ़ाए पढ़ा ही ना, कोई मतलब ही नहीं हो रहा, तो तुम क्या हो, तुम्हें कांस्टेंट फंक्शन हो। तुम इंप्रूव नहीं कर रहे तो तुम कांस्टेंट फंक्शन हो, तुम वेरी नहीं कर रहे तो तुम कांस्टेंट फंक्शन हो। अब कांस्टेंट फंक्शन को क्या डिफरेंशिएट कर सकता हूं मैं एक्स के रिस्पेक्ट में? सोचो जरा भाई, एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करो? मतलब मास्टर अच्छा पढ़ाए बुरा पढ़ाए पढ़ाए ना, कुछ भी करे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो dy की वैल्यू 0 है, तो इसीलिए डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x 0 होता है। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हमेशा शून्य होता है। क्लियर है ना, समझ आ रहा है कि नहीं? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन हमेशा शून्य होता है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 के बराबर होगा। ओके सर, बढ़िया, आगे चलते। y इज इक्वल टू एक्स रेस टू दी पावर n, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू दी पावर n। अब यहां पे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स रेस टू दी पावर n का? ये है आपका दूसरा वाला फंक्शन जिसको हम बोलते हैं क्या, पावर फंक्शंस। पावर फंक्शंस फॉर एग्जाम्पल जैसे x की पावर n दिया हुआ, जैसे कि y इज बेसिकली x रेस टू दी पावर 4 या y इज इक्वल टू x रेस टू दी पावर 7/2। तो ये तुम देख सकते हो y x पे डिपेंड कर रहा है, y x पे डिपेंड कर रहा है, हाँ बिल्कुल y x पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे y x पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे जो y x पे डिपेंड कर रहा है कैसे कर रहा है, x रेस टू दी पावर 4 पे, y x रेस टू दी पावर 4 पे डिपेंड कर रहा है। ओके सर, बढ़िया। अब यहाँ पे अगर मैं dy बाई dx करता हूं, यहाँ पे क्या करता हूं मैं, dy बाई dx करता हूं, तो इसका रूल ये है जो भी यहाँ पावर लिखी हुई है पावर नीचे आ जाएगी और x के ऊपर कितना रह जाएगा, x के ऊपर रह जाएगा n-1, ठीक है। सो 4 नीचे आ गया, इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करता हूं dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन मैंने किया dy बाई dx, तो 4 नीचे आ गया और x की पावर कितनी रह गई भाई, 4 में से 1 कम यानी 3। x की पावर कितनी रह गई, 4 में से 1 कम यानी 3। देख लो n नीचे गिरा और ऊपर पावर कितनी रहेगी, n-1। सिंपल सी चीज यार, सिंपल सी चीज। सिमिलरली यहां पे बात करें dy बाई dx कितना हो जाएगा, पावर नीचे गिरेगी 7/2 और ऊपर कितनी रहेगी, जितनी थी उसमें से 1 कम यानी 7/2 - 1 यानी 5/2। सिंपल, ये रहा आंसर, ये रहा आंसर। क्लियर है? तो ये होता है अपना पावर फंक्शन जो कि मोस्टली पूछा जाता है, यही सबसे ज्यादा मोस्टली पूछा जाता है। सर वीडियो रुक रही है यार, एक बार रिफ्रेश करो, एकता रुक क्यों रही है पता नहीं, यहां से तो एकदम क्लियर जा रही है, एक बार रिफ्रेश कर लो, कुछ ग्लिच हो सकता है, ठीक है। सो ये हो गया किसका फंक्शन, ये पावर फंक्शन हो गया। पावर फंक्शन में बेसिकली डिफरेंशिएशन मतलब n नीचे गिरेगा, ऊपर 1 कम रह जाएगा जितनी भी पावर थी, ठीक है सर, बढ़िया। इसको भी बात करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट कौन सा भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ये तीसरा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या, या तो साइन होगा, कॉस होगा, टैन होगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, याद कर लेंगे, हाँ जी सर। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, याद कर लेंगे, बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल याद रखना। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स। टैन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा सर, टैन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स। टैन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा सर, सेक स्क्वायर एक्स। टैन एक्स का कितना सर, सेक स्क्वायर एक्स। सिंपल सी बात, क्लियर है। सो ये 3 डिफरेंशिएशन हम याद रखेंगे। आप तो टैन का भी भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, साइन और कॉस का रखना, क्योंकि टैन का तो मैं यूं बता दूंगा आंसर निकालना। टैन का आंसर निकालना बड़ा आसान है, साइन बाय कॉस डिवीजन रूल लगा के आंसर निकाल लूंगा। बट हमें किसका याद रखना, हमें साइन और कॉस का तो याद रखना, हम भूलेंगे भी नहीं। सबसे ज्यादा यूज होता है, देखो सबसे मैक्सिमम जो यूज होता है वो पावर फंक्शन, उसके बाद फिर साइन और कॉस उसके बाद साइन और कॉस, सिंपल सी चीज। नेक्स्ट पे चले तो फोर्थ क्या बताया था मैंने, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फोर्थ क्या बताया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये हो गया फोर्थ। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये देखो, ये वाला फंक्शन y इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x, y इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x। इसका डिफरेंशिएशन होगा a रेज़ टू द पावर x एज इट इज इनटू ln a। अब ये ln a क्या है सर, कोई ग्रुप का नाम है फुटबॉल वाले। ln a मतलब log ऑफ a विथ बेस e, यानी नेचुरल लॉग a भी बोलते हैं उसको, ln a। अब जिन जिनको लॉगरिदम नहीं आता, कोई प्रॉब्लम है, तो टेंशन मत लेना, एक हम लॉगरिदम्स की क्लास लेंगे, ठीक है। लॉगरिदम, एक्सपोनेंट्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर एपीजीपी सीरीज, और सबसे इंपॉर्टेंट कोनिक सेक्शंस, ठीक है। इसके बारे में हम क्लास लेंगे। एक लॉगरिदम एक्सपोनेंट की एक सिंगल क्लास जाएगी,
क्वाड्रेटिक और सीरीज की एक सिंगल जाएगी और कोनिक सेक्शन की एक सिंगल जाएगी। ये तीन की एक अपन अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे और उनको समझेंगे, जानेंगे कि किस तरीके की यूजेस रहते हैं। आज के सेशन में हम इसको नहीं जानेंगे। आज के सेशन में बस आप ये फॉर्मूला याद रखो कि अगर a की पावर x रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, a की पावर x ln है, ठीक है। सिमिलरली अगर a की जगह e रख दूंगा तो कितना हो जाएगा, e की पावर x इंटू ln e, और ln e कितना होता है सर, ln e तो 1 हो जाता है, ये चीज 1 हो जाती है, तो फाइनली कितना a की पावर x ही बचता है, ठीक है। सो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा। ओके गुड वैष्णवी। उसके बाद e की पावर ax, e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर ax, तो इसमें क्या होगा भाई, e की पावर ax एज इट इज रहेगा, ये जो x का वो लिखा है ना वो a बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा। इसको भी बताऊंगा मैं कैसे चेन रूल से आप समझ सकते हो, इसको मैं बताऊंगा कैसे आप चेन रूल से समझ सकते हो, ठीक है। ओके सर बढ़िया। अब लास्ट जो फंक्शन है जो कि है लॉगरिथम, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन में इंपॉर्टेंट है, सही में इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन ऑफ ln x, ln x मतलब क्या, log ऑफ x विद बेस e। जहां बेस e होता है उसको प्यार से उसका घर का नाम होता है ln, जहां आपका यहां बेस e होता है उसका प्यार से नाम होता है ln, नॉट ln, ln। ओके ठीक है। उसके बाद फिर इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1/x, dy बाई dx कितना हो जाएगा भाई 1/x। ओके सर बढ़िया। अच्छा ये अगर मान लो ln x ना होके log ऑफ x विद बेस a है, कितना है log ऑफ x विद बेस a है, तो क्या होगा, सिंपल वही रहेगा log ऑफ a, हाँ 1/x log ऑफ a विद बेस e हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/x log ऑफ e विद बेस a हो जाएगा, log ऑफ e विद बेस a हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर समझ आ गया। ये वाला मेजरली याद रखना, ये वाला ही मेजरली सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। सो पांचों फंक्शन हमने देख लिए। अब पांचों में से सबसे ज्यादा कौन से यूज होते हैं भाई, पावर फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, याद रख लो, पावर फंक्शन तो भूलना ही नहीं। दूसरा कौन सा सबसे ज्यादा यूज होता है पावर फंक्शन के बाद, पावर फंक्शन के बाद दूसरा यूज होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सिंपल सी चीज। ये दो फंक्शन तो हम याद रखेंगे, ठीक है सर। कुछ और चीजें देखते हैं उसके बाद फिर फटाफट क्वेश्चन करेंगे, उससे ज्यादा क्लियरिटी आएगी, तो ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है, सपोज दो से तीन फंक्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे u दिया है, u भी एक फंक्शन ऑफ x है, फिर उसके बाद v भी एक फंक्शन ऑफ x है, अच्छा w भी एक फंक्शन ऑफ x है, ओहो। अब ये तीन चार फंक्शन दे दिए, और इनके बीच में क्या है, u प्लस वी माइनस डब्ल्यू, या u माइनस वी माइनस डब्ल्यू, या u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, या u माइनस वी वी प्लस डब्ल्यू, कुछ भी हो, डिफरेंशिएशन करना है ना। ये जो y दिया हुआ है, y कैसे दिया है भाई, y दिया है u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, मतलब u प्लस कुछ भी हो सकता है। अब मुझे डिफरेंशिएट करना है y विद रिस्पेक्ट टू x, y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन का जो ऑपरेटर है मतलब ये d बाई dx है, क्या ये y की जगह क्या है, y की जगह ये, तो जो d बाई dx का ऑपरेटर है वो सबको बराबर मिलेगा, सबको बराबर मिलेगा, मतलब du बाई dx हो जाएगा, dv बाई dx हो जाएगा, dw बाई dx, और बीच का साइन एज इट इज रहेगा। मतलब भूलने की बात, एक क्वेश्चन बताता हूं, एक सोचो प्रॉब्लम ये है कि y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस साइन x क्यूब प्लस साइन, अब मुझे dy बाई dx करना है, तो ठीक है d बाई dx इसका भी होगा और d बाई dx इसका भी होगा, क्लियर है। अब x क्यूब का d बाई dx, अरे सर अभी पढ़ा था पावर फंक्शन का क्या होता है, ये जो 3 है वो नीचे आ जाएगा और ऊपर कितना रह जाएगा, 3 में से 1 कम यानी 2, ठीक है। और साइन x का डिफरेंशिएशन सर अभी समझा था cos x, तो हमने क्या सर dy बाई dx निकाल दिया, बिल्कुल बिल्कुल आपके सामने dy बाई dx, बस इतना ही होता है डिफरेंशिएशन, हाँ इतना ही होता है। ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे सवाल में आत्मा डोल जाती है, इतने इजी सवाल में ही आत्मा डोल जाती है, देख लो। अगर पता है फॉर्मूला बस याद है तो आंसर निकाल लोगे, फॉर्मूला याद है तो आंसर निकाल लोगे, कोई टफ नहीं है यार। तो ये बस बेसिकली आपका एडिशन रूल है। क्या कौन सा रूल है ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल होता है। कौन सा रूल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल, ठीक है। याद रखोगे ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन में बीच का साइन एज इट इज, सारे फंक्शन आपके डिफरेंशिएट हो जाएंगे बिना किसी समस्या के। अच्छा दूसरा होता है प्रोडक्ट रूल, दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट रूल। हालांकि देखो बहुत ज्यादा यूज ये सब रूल वूल नहीं होता, सिंपल सा डिफरेंशिएशन आता है, लेकिन यार पता होना चाहिए, ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है भाई, प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, गुड इवनिंग खुशबू कुमारी, हाउ आर यू। प्रोडक्ट रूल ये बोलता है कि यहां पे भी दो फंक्शन है, एक u भी है फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x समझ गए ना तुम, जैसे देखो ये एक फंक्शन ऑफ x है ना, u है, ये u को x क्यूब के टर्म्स में बता दिया, ये भी एक फंक्शन ऑफ x है, इसको भी x के टर्म्स में बता दिया है ना, तो ये sin x भी एक फंक्शन ऑफ x है। तो वैसे ही सपोज u भी एक फंक्शन ऑफ x है और यहाँ पे v भी एक फंक्शन ऑफ x है, अलग अलग फंक्शन ऑफ x है, तो इसको f1x बोल दो, इसको f2x बोल दो, अलग अलग फंक्शन है।
अब सपोज ये मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में लिखे, मतलब y जो है वो u इंटू वी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अब मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स, अब मुझे निकालना है सर dy बाई डी एक्स। कैसे निकालेंगे? प्लस और माइनस में तो दोनों को बराबर चले जा रहा था, अब मल्टीप्लिकेशन में कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे इनके बीच में गजब का भाईचारा दिखता है भाई, इतना कर्रा भाईचारा दिखता है कि तुम्हें क्या बताऊं, भयंकर कर्रा भाईचारा। कैसे? देखो, एक बार ये यू बोलता है कि चल भाई वी, मैं बाहर बैठा हूं, तू अच्छे से डिफरेंशिएट हो ले, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। दूसरी बार में वी बोलता है यार ऐसे क्यों कर रहा है भाई, चल इस बार मैं बाहर बैठता हूं, तू अच्छे से डिफरेंशिएट हो ले, और ये हो गया dy बाई डी एक्स। क्लियर? क्लियर? सो जब कभी भी दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हो, एक बार एक बेचारा कांस्टेंट की तरह काम करेगा, बाहर निकल के बैठा रहेगा और दूसरा वाला डिफरेंशिएट हो जाएगा, और दूसरी बारी में वो शांति से बैठा रहेगा और ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, और बाद में मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन ऑफ x। अच्छा सर, ठीक है, ठीक है, ओके। अब इसमें देखो, dy बाई डी एक्स करना है, dy बाई डी एक्स करना है। dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? dy बाई डी एक्स हो जाएगा, एक बार ये बेचारा बैठेगा खाली, ओके, ये डिफरेंशिएट होगा कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगा। फिर दूसरी बार में ये बैठेगा खाली और ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, होगा कि नहीं? हाँ सर, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यही लिखा ना यहाँ पे, यही तो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है सर? कॉस एक्स, और साइन एक्स एज इट इज, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना है सर? 2x। तो फाइनल आंसर कितना हो गया सर? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। क्लियर है? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, 2x साइन एक्स। क्लियर? ये हो गया मेरा डिफरेंशिएशन। दिख बहुत टफ रहा है, लेकिन तरीका आपके सामने है, जो समझाया वही तरीका है, कुछ भी अंड शंड नहीं है। तरीका याद रखो, अप्रोच याद रखो, आंसर आएगा ही आएगा। क्लियर है? ये क्या कहलाता है? दिस इज नोन एज द प्रोडक्ट रूल। एक बार और समझाऊंगी, क्लियर है? बताओ, क्लियर है? एकता, वैष्णवी, खुशबू, क्लियर है? समझ आया? तो दिस इज द अप्रोच, दिस इज द मेथड। यस सर, ABCD, क्या बात है, तुझे समझ आ गया? वेरी गुड ब्रो, वेरी नाइस। तो ये होता है बेसिकली अपना यार प्रोडक्ट रूल, ठीक है? ये होता है प्रोडक्ट रूल। अब मैं तुम्हें बोल रहा था ना सर, प्रोडक्ट रूल से आप बाकी सारी चीजें कैसे बता सकते हो? बस दो फंक्शन को ऐसे मल्टीप्लिकेशन में ले लो, आंसर आ जाता है। जैसे कि tan थीटा को मैं क्या ले लूंगा सर? एक बार और बता दो, एक बार और बता दो। चलो एक बार और बताता हूँ, एक बार और बताता हूँ, एक और फंक्शन लेके बताता हूँ, है ना? एक और फंक्शन लेके बताते हैं। इसको, इन भैया जी को यहाँ से हटाओ, इनको यहीं रखेंगे क्योंकि आंसर तो लिखा ही हुआ है। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस ई रेस टू द पावर एक्स, ठीक है? रूट एक्स इंटू ई रेस टू द पावर एक्स, रूट एक्स इंटू ई रेस टू द पावर एक्स। ओके, अब देखो, यहां पे भी दो फंक्शन दिख रहे हैं क्या? यहां पे भी दो फंक्शन दिख रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल। एक फंक्शन ये रहा, दूसरा फंक्शन ये रहा, ठीक है? दिस इज फंक्शन नंबर 1, दिस इज फंक्शन नंबर 2। ओके, दो फंक्शन है, बिल्कुल। अच्छा, रूट एक्स को मैं एक्स की पावर 1/2 बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। चलो, इसमें प्रोडक्ट रूल वही लगाएंगे। क्या बोलेंगे? dy बाई डी एक्स करना था, इनके बीच में क्या होगा? भयंकर कर रहा भाईचारा, भयंकर कर रहा भाईचारा। एक बार ये रूट एक्स बोलेगा, चल भाई मैं शांति से बैठा हूं, तू ई की पावर एक्स जी ले अपनी जिंदगी, हो जा डिफरेंशिएट। दूसरी बार में ई की पावर एक्स बोलेगा, चल भाई अब मैं शांति से बैठ रहा हूं, रूट एक्स तू जी ले अपनी जिंदगी और तू हो जा डिफरेंशिएट, तू हो जा मेरे भाई डिफरेंशिएट, ठीक है? और एक्स, रूट एक्स को मैं एक्स की पावर 1/2 बोल सकता हूं ना, एक्स की पावर 1/2। लो, बता दिया तुम लोगों के सामने, कर दिया। देखो, यही बोलना था, यही है सिंपल सी चीज, यही बोलता है प्रोडक्ट रूल। तो ये गरीब जो बोला कोई नहीं मैं शांति से बैठा हूं, इसको लिख दो एज इट इज एक्स की पावर 1/2। और ई की पावर एक्स का अभी डिफरेंशिएशन बताया था, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही रहता है, तो एक्स की पावर 1/2 इंटू ई की पावर एक्स। ओके सर, बढ़िया।
दूसरे केस में e की पावर x तो खाली बैठा ही हुआ था, तो e की पावर x खाली बैठ गया, और x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा सर, जो पावर है उतर के नीचे आएगी, जो पावर है उतर के नीचे आएगी, और ऊपर कितनी रह जाएगी, जितनी थी उसमें से एक कम, है कि नहीं। x की पावर n dx का जो फॉर्मूला वो d by dx होता है, d by dx ऑफ x रेज़ टू द पावर n होता है, कितना होता है, जितनी पावर है उतर के नीचे आएगी, ऊपर रह जाएगी उसमें से एक कम, तो यहां 1/2 नीचे उतर के आएगी, ऊपर कितनी रहेगी 1/2 -1, जो कि हो जाएगा -1/2। समझ आ रहा है क्या, ये हो गया आंसर। अब इसको थोड़ा और अच्छे अंदाज में ऐसे लिख सकते हो कि dy by dx जो हो गया मेरा कितना हो गया, इसको √x ले लेना, इसको e की पावर x, तो √x e की पावर x, और ये हो जाएगा e की पावर x/2, और x की पावर 1/2 को क्या लिख लोगे 1/√x, 1/√x, तो ये हो जाएगा प्लस e की पावर x/2√x। ये बाउंसर की समझ में आ गया सर, रूट वूट आ जाता है तो वैसे ही हमारी आत्मा कांप जाती है ना, रूट वूट पावर ओवर में फ्रैक्शन आते तो वैसे ही दिमाग खराब हो जाता है, सर क्या हो रहा है, ये सब क्या है भाई, सिंपल सी चीज है यार, सिंपल सब जो फंडा बताया वही है, x की पावर n, पावर फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना वही बताया, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल बताया। ठीक है, समझ आया क्या, कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, और एल्स नेक्स्ट रूल पे चलेंगे। नेक्स्ट रूल हमारा किसका है, डिवीजन का। एकता क्लियर है, चलो बढ़िया, वेरी नाइस, चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में, डिवीजन जो कि कभी यूज नहीं होता। नेक्स्ट रूल को देखते हैं, डिवीजन, ऐसा रूल जो कि कभी यूज ही नहीं होता, क्योंकि इतना काम का ही नहीं है, आप प्रोडक्ट रूल से सब निकाल लेते हो तो डिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो क्या है भाई ये रूल, क्या है रूल, ये सिंपल सी चीज है। इस रूल को ऐसे ना समझ के दूसरा तरीका बताता हूं, दूसरा तरीका समझो n/d से। n/d मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना। सपोज n भी एक फंक्शन है और d भी एक फंक्शन है, n भी एक फंक्शन है x का और d भी एक फंक्शन है x का, ठीक है, और इस y को मैंने लिख दिया n/d, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, dy by dx क्या बोलता है, मंत्र है, मंत्र क्या है, एक साथ सब बोलेंगे, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस साइन के साथ न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, स्वाहा। ये हो गया मेरा मंत्र। क्या है मंत्र, फंक्शन लिया हुआ है फ्रैक्शन फॉर्म में n/d के फॉर्म में, किस फॉर्म में, n/d के फॉर्म में, यहाँ n न्यूमरेटर है d डिनोमिनेटर है, तो फॉर्मूला ये बोलता है भाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अर्ज के तौर पे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, कौन सा एग्जांपल, चलो सर ये ले लो x/sin x, और x/sin x क्यों ले रहे हो, x/sin x को ले रहे हो, आप बोल रहे थे ना बस साइन और कॉस याद रखो, तो tan x का बताओ ना करके, जो आपने बोला था। चल भाई tan x का करके दिखाता हूं। tan x को मैं क्या लिख सकता हूं सर, sin x by cos x लिख सकते हो। तो ये क्या बना मेरा डिवीजन वाला फंक्शन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बना क्या, हाँ बिल्कुल बन गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बिल्कुल बन गया। तो क्या है मंत्र, मंत्र कुछ इस तरीके का है, हरिओम cos स्क्वायर x, ठीक है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। समझ आया, समझ आया कि नहीं आया, हाँ जी आ गया। अब देखो इसको जरा जोड़ भाग करते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स और कॉस एक्स कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना भाई, इस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सॉरी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, इसका कितना होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स। बस फॉर्मूले याद रखो यार, वो जो 5 केस बताए ना उसके फॉर्मूले प्लीज मत भूलना, क्योंकि वो फॉर्मूले याद रहेंगे तो बाकी सारी चीजें अपने आप समझ आएंगी। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, वो माइनस ऑफ साइन एक्स इस माइनस ऑफ साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स, डिवीजन में कितना सर, कॉस स्क्वायर एक्स। अरे सर ये तो आइडेंटिटी लग रही है यार, 10वीं क्लास में पढ़ी थी, वही आइडेंटिटी 11वीं में भी चलती है क्या, वो आइडेंटिटी जिंदगी भर चलती है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। तो फाइनली इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं सर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, यानी ओवरऑल कितना हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट, समझ आ रहा है। तो यही था ना आंसर,
चेक कर लेते हैं यार, चेक कर लेते हैं, गलत तो नहीं पढ़ा दिया मैं मास्टर ने। tan x का आपने बोला था sec स्क्वायर x, क्या यही आया है क्या आंसर? यही आया है। डिवीजन रूल भी यही दे रहा है, हाँ डिवीजन रूल भी यही दे रहा है। समझ आ गया? क्लियर है? तो देखो मैंने आपके सामने बताया कि डिवीजन रूल किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकता। अच्छा, इस डिवीजन रूल को ही काट के मैं इसी चीज को प्रोडक्ट रूल से ही बता सकता था। कैसे? मैं उसी y को पता कैसे लिख देता, जो tan x था ना, sin x अपॉन cos x को मैं ऐसा लिख लेता, sin x इंटू cos x की पावर -1, sin x इंटू cos x की पावर -1। इस अंदाज में अगर मैं लिख लेता y को तो भाई मजा आ जाता, क्योंकि तब ये बन जाता प्रोडक्ट रूल और मैं बड़े आसानी से आंसर निकाल लेता। लेकिन यहां समस्या यह है कि आप लोगों को एक चीज नहीं आती है जो कि कहलाती है चेन रूल, और जिसको भी हम समझेंगे अगली स्लाइड में। ठीक है, तो अभी तक के लिए हाल फिलहाल प्रोडक्ट रूल क्लियर है सर, एडिशन डिवीजन का कहीं कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर है, और सर डिवीजन रूल भी एकदम क्लियर है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आओ अब समझते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को जिसे बोलते हैं चेन रूल, और मैं जिसे प्यार से बोलता हूं राजा को मारने का षड्यंत्र। क्या बोलता हूं? राजा को मारने का षड्यंत्र। ठीक है, चेन रूल डिफरेंशिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे आप जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब मुद्दे की बात ये नहीं है रूल क्या है, क्योंकि रूल तो रूल है अब, लेकिन मुद्दे की बात ये समझा कैसे जाए, इसको हमारे अंदर कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए, ताकि क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं चेन रूल को यूज करके आंसर निकाल सकूं। ठीक है, तो आओ उसी रूल को समझेंगे, उसी रूल को समझेंगे कि कौन है राजा और राजा को कैसे तोड़ा जा सकता है, राजा को तोड़ के आंसर कैसे निकाला जा सकता है वही जानते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये सब लिखी हुई बातों को थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हो, मेन मेरी आवाज और मेरी चीजों को ध्यान देना। देखो कोई भी फंक्शन होता है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसको जब मैं बोलता हूं कि मुझे डिफरेंशिएट करना है, सोचो मैं बोल रहा हूं y इज इक्वल टू एफ एक्स को मुझे डिफरेंशिएट करना है, इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं या करूंगा, तो उसका अर्थ यह है कि इस फंक्शन का जो राजा है वो ये रहा x। ठीक है, इस फंक्शन का जो राजा है वो x है। तुम लोगों ने इतनी सारी पिक्चरें अगर देखी होंगी राजा रानियों की सबकी, तो तुम्हें पता होगा कि राजा जो होता है हमेशा प्रोटेक्शन में रहता है। राजा वजीर रखता है भाई, राजा इतने सारे घोड़े सिपाही सब रखता है ना, और राजा जो है बहुत कम बार लड़ने जाता है। ठीक है, जाता है नॉर्मली, लेकिन सारे राजा नहीं लड़ने जाते थे, कुछ कुछ ही राजा लड़ने जाते हैं, और जो राजा लड़ने जाते थे वो बहुत फेमस हो गए। हम बहुत कम ही राजाओं को जानते हैं ना, महाराणा प्रताप हुए, अकबर हुए, जो कि बहुत पॉपुलर राजा थे, जो कि लड़ने भी जाते थे। लेकिन क्या इतने ही राजा थे? कितने सारे राजा थे भाई, कितने सारे किंगडम्स थे भारत में। अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते तो अभी इतने सारे राज्य, इतने सारे देश होते भारत में, पूरा यूरोप बना होता है इंडिया। तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, मैं बस बेसिकली तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि राजा प्रोटेक्टेड फील करता है, और राजा प्रोटेक्टेड फील करने के लिए क्या करता है कि अपने आसपास सिपाही रखता है, अपने आसपास सिपाही, हाथी, घोड़े, प्रोटेक्शन में रहता है, और हमें चेन रूल समझने के लिए उसी राजा को मारना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने का मतलब राजा को मारना। तो कैसे मारेंगे राजा को, आओ उसी चीज को समझता है। ठीक है, अब देखो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि सपोज सब फंक्शन जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके का दिया है, साइन ऑफ एक्स रूट एक्स, साइन ऑफ रूट एक्स। ठीक है, साइन ऑफ रूट एक्स। अब तुम बोलोगे यार सर साइन एक्स का तो कॉस एक्स होता है, तो साइन ऑफ रूट एक्स का कॉस रूट एक्स होगा। गलत, ऐसा नहीं है। देखो यहां पे क्या है, जो सिंपल फंक्शंस बताना साइन एक्स कॉस एक्स है तब तो ठीक है, अगर ऐसे फंक्शंस दिए तो कैसे करेंगे अभी बताता हूं। देखो अब देख भाई, मुझे dy बाई डी एक्स करना है। अब मैं राजा को मारने जा रहा हूं, मैं राजा को मारने जा रहा हूं, और मेरा मारने का हथियार क्या है, वही रहा डी बाई डी एक्स। ये रहा मेरा ऑपरेटर जिसके थ्रू मैं इस पूरे राजा और इसकी राज्य को मार डालूंगा। साइन ऑफ रूट एक्स हो गया। ओके, अब देखो ये राजा कहाँ बैठा है, राजा तो ये रहा सर, ये है मेरा राजा, ये है मेरा राजा। ठीक है, इस राजा तक पहुंचने से पहले मुझे क्या मिला, मुझे मिला साइन नाम का सिपाही। इस राजा तक जाने से पहले मुझे क्या मिला, मुझे मिला साइन नाम का सिपाही, और साइन वाले सिपाही को मैंने जैसे ढिशक्याओं गोली से उड़ा दिया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो साइन वाला सिपाही डिफरेंशिएट हो गया, मर के क्या बन जाता है सर, साइन वाला सिपाही तो मर के कॉस बन जाता है। तो इसको मार डाला, ये खत्म, और क्या मर के बन गया, कॉस ऑफ रूट एक्स। समझ आया? तो ये वाला सिपाही डेड, ये वाला सिपाही डेड। अब उसके बाद ये सिपाही मर गया है, तो अब मैं कहां जाऊंगा, अब मैं जाऊंगा अंदर।
तो मैं पहुंचा अंदर, ये पहुंच गया मैं अपना रथ लेके डी बाई डी एक्स। और अब मेरे को क्या दिखा, अब मैं चाह रहा था राजा के पास जाना, लेकिन मुझे दिखा रूट एक्स। मुझे क्या दिखा, राजा नहीं दिखा खला, मुझे देखा रूट एक्स। अब रूट एक्स क्या, रूट एक्स राजा अकेला थोड़ी है। अकेला राजा तब कहूंगा मैं उसको, अकेला राजा तब कहूंगा उसको जब राजा मुझे कुछ इस तरीके में मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। जब राजा मुझे इस तरीके से मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी द एंड। तब तक लड़ाई चाली रहे, मतलब लड़ाई चालू रहेगी। तो अभी मुझे क्या मिला, रूट एक्स। क्या मैं रूट एक्स को इस तरीके से लिख सकता हूं, एक्स की पावर 1/2? हाँ जी। तो इसीलिए लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स नहीं मिला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 मिला। यानी अभी भी सिपाही हैं। कौन सा सिपाही जिंदा है, अभी ये वाला सिपाही जिंदा है, ये वाला सिपाही जिंदा है, ये x की पावर n वाला पावर फंक्शन, पावर वाला सिपाही जिंदा है। तो क्या करूंगा, इसको मारूंगा। ये कैसे मरता है, ये तो एज इट इज मर के पड़े हुए सिपाही, मर के सिपाही पड़े हुए बैटलफील्ड पे। ये 1/2 वाला सिपाही कैसे मरेगा, एक तीर मारा मैंने ऊपर, 1/2 वाला सिपाही मरा, नीचे गिरा। ऊपर कितने रह जाते हैं, जितने थे उसमें से एक कम, तो 1/2 - 1 हो जाएगा -1/2। ओके, ये वाला सिपाही भी सर डेड, ये वाला सिपाही भी सर डेड। तो अब क्या बचा, अब बचेगा मात्र ये सिपाही डेड। तो अब बस x बचा हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। दी एंड आ गया, हाँ जी सर आ गया। इसको इससे काट देना, फाइनल डिफरेंशिएशन का आंसर आ गया, cos of root x into x raised to the power -1/2 divided by 2. This is the answer. This is what chain rule is all about. अभी मुझे पता है बहुत बाउंसर गया होगा, मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगा भाई, टेंशन मत लो। लेकिन तुम्हें बस इतना समझा रहा हूं इस तरीके से कि ये गेम हमें प्ले करना है, ये राजा को मारने वाला गेम समझना है, चेन रूल समझ जाएंगे। आओ एक और सवाल करते हैं, तब जाके ज्यादा क्लैरिटी आएगी। दूसरा सवाल, y is equal to हाँ इसी से रिलेटेड साइन स्क्वायर रूट एक्स। अब जिन 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 को ये समझ नहीं आया कि ये और इसमें अंतर क्या है, तो बताता हूं, देखो ध्यान से। साइन स्क्वायर रूट एक्स का मतलब ये होता है साइन ऑफ रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन ऑफ रूट एक्स का होल स्क्वायर। जैसे कि साइन स्क्वायर 30 बोलूंगा तो साइन 30 आता है 1/2, उसका होल स्क्वायर यानी 1/4, ठीक है। और साइन स्क्वायर एक्स कतई साइन, देखो ध्यान दो जरा इसको, ये रूट हटा दो, अभी ये रूट हटा दो, तो ये रहा वैल्यू, ये रहा वैल्यू, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको मैं साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। और ये कतई बिल्कुल भी नहीं, ये साइन एक्स स्क्वायर तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये तरीका लिखना गलत है कि साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स स्क्वायर लिख दो, ये गलत है। साइन एक्स के बाहर पूरा ब्रैकेट मार के स्क्वायर लिखोगे तब सही है, क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर पता है क्या दिखाता है, साइन एक्स स्क्वायर दिखाता है जैसे साइन 30 है, साइन 30 स्क्वायर दिखाता है साइन ऑफ 900, वो थोड़ी आंसर है, साइन 30 का होल स्क्वायर है, ठीक है। सो ये चीज एकदम गलत है, इसको हमेशा याद रखना। अब आओ इसी को डिफरेंशिएट करेंगे, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे साइन स्क्वायर एक्स को। आओ समझते कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे। तो जैसा मैंने बताया साइन स्क्वायर एक्स को मैं साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो सर, बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल डाउट मत लेना, लिख सकते हो। अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है सर, वो तो कभी से कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन में ये राजा है और इस राजा को मुझे निपटाना है, इसको मारना है, इस राजा को मुझे मारना है, इस राजा को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कैसे चलेगी मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी चलेगी ना सर आगे की तरफ, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे चलेगा मेरा सिपाही, मेरा मतलब मेरा जो रथ है वो डी बाई डी एक्स है, मेरा रथ है डी बाई डी एक्स। जा रहा था राजा को निपटाने के लिए। तब तक जैसे ही चला तो उसने क्या देखा, एक सिपाही मिल गया। कौन सा सिपाही इस बार पहले मिलेगा, साइन वाला सिपाही नहीं मिलेगा, मुझे 2 वाला सिपाही मिलेगा। तो 2 वाले सिपाही को मैंने तीर मारा, 2 वाला सिपाही नीचे गिरा, 2 वाले सिपाही को मैंने मारा, 2 वाला सिपाही नीचे गिरा। तो ऊपर कितने रह गए, ऊपर रह गए जितने थे उसमें से एक कम, तो 2 - 1 दैट इज 1। समझ गए, क्लियर है। 2 वाले सिपाही को तीर मारा, वो नीचे गिरा, तो ऊपर कितने रह गए, 2 में से 1 यानी 1। तो ये आ गया आंसर, मरा हुआ सिपाही। कौन सा सिपाही, ये वाला जो सिपाही था उसको तीर मारा तो मर के ये बन गया, मर के ये बन गया। ये तरीका है, यही फ्लो है, इसी तरीके से याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला सिपाही डेड, ये वाला सिपाही क्या है, डेड, ये वाला सिपाही पूरा डेड। अब क्या आ गया मेरे आगे, अब आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स। अब राजा तक जाना था, अब राजा तक जाना था, तो राजा तक जाना, राजा ये रहा,
राजा ये रहा, ओके। राजा तक जा रहा था, तब तक एक और सिपाही मिल गया। कौन सा? राजा तक जा रहा था, एक और सिपाही मिल गया। सर साइन वाला, साइन वाले सिपाही को मारूंगा तो साइन वाला सिपाही क्या बनता है? सर साइन वाला सिपाही बनता है कॉस। तो ये हो गया 2 sin x इंटू साइन का डिफरेंशिएशन cos ऑफ x। और जैसे ही मैंने इसको मारा, ये मर गया सिपाही। अब मैं जाऊंगा अंदर, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या था मेरा? सर यही तो मेरा दी एंड था। यहां पे राजा मर जाता है, इसको ऐसे काट देना। फाइनल आंसर कितना आ गया? 2 sin x cos x। 2 sin x cos x, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर x। समझ आया क्या? चेन रूल। चेन रूल मतलब राजा को मारने का गेम। समझ आ रहा है तुम लोगों को? ये है वो बेहतरीन सा राजा को मारने वाला गेम जो कि हमें चेन रूल के नाम से पता चलता है। आओ इसकी किताबी ज्ञान को भी अब जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये बोलता है कि डेरिवेटिव, जैसे सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ u और u भी इंस्टेड एक फंक्शन ऑफ gx है। जैसे कि y इज अ फंक्शन ऑफ u, जिसको मैं बोल सकता हूं y इज अ फंक्शन ऑफ u, यानी y इज स्क्वायर ऑफ साइन x। और साइन x भी क्या है? साइन x भी क्या है? x का फंक्शन है। तो हमें अगर डिफरेंशिएशन करना है ना, तो पहले dy बाई डी यू करेंगे, फिर du बाई डी एक्स। dy बाई डी यू करने के लिए हम पहले f डैश यू, मतलब ये बेसिकली अंदर की तरफ जाते जाओगे। ये मैथमेटिकली दिखाया गया है, जो मैंने यहां आपको करके दिखाया। किसको मारा? राजा को मारा। यही तरीका है, यही अप्रोच है जो कि हमें यूज करनी है। ठीक है सर, सवाल करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा, है कि नहीं? सवाल करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। इसमें ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत लेवल तक ही हमें घुसना है, क्योंकि सारे सवाल चेन रूल से नहीं होंगे, कुछ कुछ ही होंगे, लेकिन वो समझना जरूरी है। आओ फटाफट जरा शुरू करते हैं। इन सबके पहले एक बहुत स्टैंडर्ड सा तुम लोगों को केस बताना चाहता हूं कि सपोज कल को y इज इक्वल टू 4x दिया हुआ है। y इज इक्वल टू 4x दिया हुआ है, तो यहां पे बेसिकली क्या करते हैं? देखो यहां दो फंक्शन दिख रहे हैं क्या? जिन जिन को नहीं दिख रहे भाई प्लीज आंखों का चेकअप कराओ। यहां दो फंक्शन है। ये वाला फंक्शन कौन सा? ये वाला फंक्शन मेरा कांस्टेंट फंक्शन। ये वाला क्या है? मेरा कांस्टेंट फंक्शन, जिसका डिफरेंशिएशन हमेशा शून्य होता है। और ये वाला फंक्शन क्या है मेरा? ये वाला मेरा पावर फंक्शन। ये वाला कौन सा फंक्शन? ये सर पावर फंक्शन। ओहो, ये मेरा पावर फंक्शन है। जी हाँ, अब मुझे डिफरेंशिएशन करना है इस फंक्शन का, dy बाई डी एक्स करना है। प्रोडक्ट रूल याद है क्या? प्रोडक्ट रूल बड़ा भाईचारे वाला गेम था। क्या बोलता था भाईचारे में? एक बार 4 बोलेगा मैं बाहर रह जाता हूं यार। इसको x स्क्वायर ले लो यार, x स्क्वायर तू डिफरेंशिएट हो जा। और दूसरी बार में x स्क्वायर बोलता है चल भाई इस बार मैं बाहर ले लेता हूं, तू 4 डिफरेंशिएट हो जा। ठीक है, तो यहां तो सीन क्लियर है, 4 हो जाएगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x। बिल्कुल सही। और यहां पे क्या होगा कि x स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, लेकिन यार 4 का डिफरेंशिएशन तो सर हमने पढ़ा था फर्स्ट स्लाइड में, शून्य होता है। याद है कि नहीं? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो यहां तो 0 आ गया, मतलब ये क्या 4 इंटू 2x है बस आंसर? हाँ यार, बिल्कुल बिल्कुल। और यहां से बेसिकली आप ये समझोगे कि जब कभी भी कांस्टेंट लिखे हुए रहते हैं, जैसे कि मान लो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। आओ तीसरे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। कांस्टेंट लिखा हुआ है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, जैसे कि यहां पे बाहर आ गया। मतलब अगर मुझे 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है ना, 4 को तो सबसे पहली फुर्सत में बाहर भेगो कि भाई तू जा बाहर, तेरा किसी काम का नहीं, क्योंकि तेरा डिफरेंशिएशन 0, तू तो बाहर एक कांस्टेंट की तरह बैठ। 4 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देना 2x, ये है आंसर। जैसे यहां बताता हूं 2x क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन करना, y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस e रेज़ टू द पावर x। अब डिफरेंशिएशन करना dy बाई डी एक्स। क्या करोगे भाई? माइनस है, एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ाया था सर ने। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? डिफरेंशिएशन दोनों भाई को मिलता है, इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा, क्लियर कट बात। तो इसको भी डिफरेंशिएशन देना, इसको भी डिफरेंशिएशन देना। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ टू द पावर x। क्लियर? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर। दोनों को डिफरेंशिएशन दे दिया जैसे आपने प्रोडक्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बताया था। यस, उसके बाद यहां सर कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट आ गया, क्या करना है? कांस्टेंट को लात मार के बाहर भगाना है। कांस्टेंट को बोलना तू शांति से बाहर जाके बैठ जा, तू किसी काम का नहीं, डिफरेंशिएशन से सीधे बाहर निकाल दो। और डिफरेंशिएशन किसका कर दो? x क्यूब का। और x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 3 नीचे उतरेगा, ऊपर कितने रह जाएंगे? x स्क्वायर। हो गया ना 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन? हो गया कि नहीं हो गया? यही तो यहां किया था, इसमें भी तो यही किया था। dy बाई डी एक्स करने में 4 को लात मार के बाहर भगाया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिया 2x। देखो क्या यही आंसर आया था? हाँ सर यही आया था। तो यहां पे भी यह समझ आ गया, 2x क्यूब का 2 इंटू 3x स्क्वायर। ठीक है, और e की पावर x का कितना होता है सर? e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है। e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है। सिंपल सी चीज भाई, सिंपल सी चीज। ओहो क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही
एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कर सकते हो क्या यार? ये तो बच्चों वाला गेम हो गया सर। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा मेरा सिंपल 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, सिंपल सिंपल 3x स्क्वायर, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर। क्लियर है सर? इसका कितना होगा सर? ax स्क्वायर प्लस bx, ये bc नहीं bx है, bx प्लस c। आओ इसका भी कर देते हैं, सेकेंड का करते हैं। y की वैल्यू है सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, dy बाई dx करना सर, dy बाई dx। तो dy बाई dx सबको जाएगा क्या? हाँ सर सबको जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा। आओ इसको भी करते हैं, सबको करते हैं। dy बाई dx ऑफ ax, ax स्क्वायर, ठीक है। फिर dy बाई dx ऑफ bx, ठीक है। फिर ऐसी dy बाई dx ऑफ c। ओके सर बढ़िया। यहाँ abc कांस्टेंट है, यहाँ abc क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। अब a क्या है था? a भाई मेरा कांस्टेंट था। a क्या था? a तो कांस्टेंट था, a आ जाएगा बाहर। a कांस्टेंट था, कांस्टेंट को तो लात मार के बाहर भगाना है ना, कांस्टेंट को लात मार के बाहर भगाना है, भगा दिया बाहर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सर, एक्स स्क्वायर का पता है मेरे को, 2 नीचे उतरेगा, ऊपर रह जाएगा 2 - 1 यानी 2x। ओके, फिर b कांस्टेंट बाहर आ गया। x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन कितना? तो x की पावर 1 में क्या है? 1 ऊपर है, 1 उतर के नीचे गिरेगा और कितना रह जाएगा? x की पावर 1 - 1 यानी x की पावर 0। x की पावर 0 भी तो 1 ही होता है, तो बस कितना आ जाएगा? bx का डिफरेंशिएशन 1। ठीक, ओके। वैसे भी dx बाई dx 1 ही होता है, d बाई dx ऑफ x हमेशा 1 होता है, देख लो ना, कैंसिल हो जाता है, dx बाई dx 1 ही होता है। तो d बाई dx ऑफ x 1 प्लस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो क्या आंसर आ गया? क्या आंसर आ गया? आंसर आ गया 2ax प्लस b। दिस इज द डिफरेंशिएशन आंसर। ये आ गया मेरा आंसर। क्लियर? समझ आ रहा है भाई? सबके बता दिए, फिर चौथा ही बता रहा हूं। 3 तो क्लियर है ना? 3 क्लियर है और चेन रूल समझ में आना चाहिए। बस इतना आ गया ना यार आप लोगों को, ये तो आप थोड़ा हैवी भी चले गए, बट इतना डिफरेंशिएशन काफी है। हमेशा याद रखना सर, हाउ टू मेक फिजिक्स स्ट्रॉन्ग, अंजलि वर्मा। अंजलि फिजिक्स देखो, फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? फिजिक्स को विजुअलाइज करो, फिजिक्स को कभी भी रटो मत। फिजिक्स सब्जेक्ट ही नहीं है यार रटने का, फिजिक्स देखने वाली चीज है, फिजिक्स समझने वाली चीज है, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है पूरी की पूरी फिजिक्स। मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में इतने एक्सपेरिमेंट्स, इतने एग्जांपल्स रियल लाइफ में नहीं मिलेंगे जितने कि तुम्हें फिजिक्स में मिल जाएंगे। काइनेमेटिक्स से शुरू करते हुए एंड का जो चैप्टर है ना, वेव्स, हर चैप्टर में रियल लाइफ से इतने सारे इंसिडेंट्स रिलेटेड हैं कि क्या बताऊं। फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स पे आ जाओ, करंट इलेक्ट्रिसिटी घर में चलती है, मैग्नेटिज्म से ही ईएमएफ जनरेट होता है, घर में बिजली आती है मैग्नेटिज्म से। ऑप्टिक्स ना हो तो हम देख नहीं सकते, मैं चश्मा पहन के क्लियर क्यों देख पा रहा हूं? ऑप्टिक्स की वजह से। और मॉडर्न फिजिक्स के बिना तुम मोबाइल नहीं चला पाओगे, सेशन नहीं हो पाएगा और कुछ नहीं हो सकता। तो कितनी ज्यादा घिरे हुए हो यार तुम लोग फिजिक्स से, सोचा है कभी? तो अब ऐसे सब्जेक्ट को जिससे हम घिरे हुए हैं, मतलब मैं ऐसे सीधे खड़ा हूं, कभी कभी मैं ऐसे टेढ़े हो जाता हूं, क्यों? मैं ऐसे टिक जाता हूं दीवार से, क्यों भाई? इसका आंसर मैकेनिक्स से पता चलता है, ठीक है? तो फिजिक्स को समझो, फिजिक्स को रटो मत। हर फिजिक्स के टॉपिक को रटोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सर बट एवरीवन सेज दैट फिजिक्स इज हार्ड। यार अंजलि, ट्रस्ट मी, यू शुड नॉट blindly trust people. Even I also feel it's tough. नहीं यार, नहीं, why the things are, पता है क्या होता है? देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। अभी आज जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, राइट? अब मेरे को कोई बोले यार तुम तेलुगु सीखो, तुम मलयालम सीखो, या तुम उड़िया सीखो, या तुम आपकी कन्नड़ सीखो। अब मैं बोलूंगा यार ये क्या है, और मैं थोड़ा सीखने की कोशिश करूंगा तो क्या रहेगा? मेरे को बोले बहुत टफ लैंग्वेज है यार ये। लेकिन जो वहां पे ऑलरेडी बोल रहे हैं लोग, वो क्या बोलेंगे? बच्चा बोल लेता है, बोलेगा कितनी इजी सी भाषा तुझे टफ लग रही है। तो बताओ, तुम बताओ मुझे टफ क्यों लग रही है? सोचो इस चीज को टफ क्यों लग रही है? क्योंकि मैंने उतनी ज्यादा मेहनत की ही नहीं, मैंने वो अप्रोच, वो पर्टिकुलर दिमाग का जो डायरेक्शन है उसको इस तरीके से अलाइन किया ही नहीं कि मैं लैंग्वेज सीख पाऊं। टफ चीजें वो होती हैं जो कि समझ में नहीं आती, ये समझो इस बात को। जिस दिन मेरे को बच्चा बता पाएगा कि सर आपको क्रिकेट खेलना बोलना है तो आपको इस भाषा में बोलना है, भोजपुरी में बोलना है, खाना है, खाए के बाद, तो फिर आप इस तरीके से समझोगे ना कि वो पर्टिकुलर फीलिंग से खुद को रिलेट कर पाओ, आप उस चीज को समझने लगोगे तो चीजें टफ नहीं लगती। अंजलि समझो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। जिस दिन तुम चीजें समझने लग जाओगे ना, उस दिन टफ कुछ नहीं होता। टफ वही चीजें लगती हैं जो कि समझ में नहीं आती, ठीक है? और रही बात फिजिक्स की, तो देखो मैं उस चीज को पॉइंट बिल्कुल आउट करता हूं कि नीट के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स टफ क्यों होती है। 2 मेजर रीजन है। सबसे पहला तो है मैथ्स, हर सेशन में बोलता हूं यार। तो मैथ्स एक भाषा है और भाषा का ज्ञान तभी हो सकता है जब उसे बार बार
कोशिश करते रहो, पढ़ते रहो। दूसरी रीजन जो कि फिजिक्स समझ में नहीं आती वो होती है कि हमें कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है लेकिन क्वेश्चन देख के नहीं समझ में आता कि कॉन्सेप्ट यही वाला लगाना है उसमें कि नहीं। और वो बेसिकली आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को दिखाता है। कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, किसी चीज को कॉम्प्रिहेंड करना मतलब ये होता है किसी चीज को लिखा हुआ देख लो। अब देखो यार, एग्जाम जिस दिन ऐसा हो जाएगा कि क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप एक पर्सनल प्लेयर ले जा सकते हो कि जिसका काम बस क्वेश्चन पढ़ के हमें समझाना है हमारी मातृभाषा या हिंदी में, तो उस दिन तो भाई बहुत कल्याण हो जाएगा बच्चों का। लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग क्या है कि आप ही को क्वेश्चन पढ़ना है, उस क्वेश्चन को पढ़ना है, उस क्वेश्चन का एनालिसिस खुद करना है दिमाग से और सोल्यूशन सॉल्व करना है। सिंपल सी चीज, राइट? यही प्रोसेस होता है और वही प्रोसेस में लैग कर जाते हैं स्टूडेंट्स। उसी पर्टिकुलर प्रोसेस में लैग कर जाते हैं स्टूडेंट्स, तभी प्रॉब्लम होती भी है। ठीक है, सो वो कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी डेवलप करने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। उस कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे और फिजिक्स को समझना पड़ेगा फील लेके। ये फील ही तो दिला रहा हूं यार, मैं फॉर्मूला थोड़ी बता रहा हूं, फील ही तो दिला रहा हूं। ठीक है, तो अंजलि टेंशन नहीं लेने का यार, अपन क्लासेस जहां भी जा रहे हो आप रेगुलर बेसिस पे जाओ। चलो फोर्थ बताता हूं, 6 log of ex minus root of x minus 7. So 6 log of x with base e minus root x minus 7, ठीक है, ये मेरा y हो गया। सो dy by dx कितना हो जाएगा? dy by dx हो जाएगा 6। देखो इसका भी डिफरेंशिएशन, इसका भी और इसका भी, ठीक है। सो dy by dx ऑफ 6 log of x with base e minus dy by dx ऑफ root x minus dy by dx ऑफ 7, ठीक है। ओके सर, परफेक्ट। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? तो 6 बाहर आ जाएगा। ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? अब बताया था यार, आप लोगों को शायद भूल गए, 1/x होता है। ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? आपसे पूछवाया था, कितना होता है? 1/x होता है। रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? x की पावर 1/2 का 1/2 नीचे आएगा और ऊपर कितना है? रूट x को कैसे समझूंगा मैं? सर रूट x को आप लिख सकते हो x की पावर 1/2। कैसे लिख सकते हो? x की पावर 1/2। सो 1/2 नीचे उतरेगी, ऊपर कितनी रह जाएंगी? 1/2 - 1, दैट इज -1/2। ओके, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो सर 0 होता है। आगे ना आंसर 6/x minus 1/2 x raised to the power -1/2। दिस इज द आंसर। ये तरीका है, इस तरीके से आप इस आंसर को निकालोगे। ठीक है, क्लियर है? ओके सर, बढ़िया। अब हमारे सेशन का देखो टाइम हो गया है पूरा। मैंने कोशिश तो की, सोचा था यार इंटीग्रेशन भी करवा दूंगा, बट कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते, बेसिक मेथड्स का, बेसिक मैथ्स का एक सेशन 2 भी रख लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है इस पे थोड़े और सवाल कराने की जरूरत है और डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन भी बताने की जरूरत है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्या है, तो उसमें टाइम जाएगा। और साथ ही साथ कैलकुलस भी बचा हुआ है, इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, सो इस सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं क्योंकि अगला सेशन आपका जस्ट अलाइंड अप ही होगा। मिलते हैं हम अगले सेशन में जहां पे हम बेसिक मैथ्स का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, जहां पे हम डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन बचा है और इंटीग्रेशन बचा है, इस पूरे को समाप्त करेंगे और साथ ही साथ कुछ और भी पॉइंटर्स उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, सो आई विल साइन ऑफ गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड कमिंग द क्लास। प्लीज बी रेगुलर इन द क्लास। एकता सर किस टाइम होती है ये क्लास डेली? यार ये हमेशा 4 बजे होती है। फिजिक्स की मेरी 4 बजे होती है, अदर सब्जेक्ट्स की आप टाइमलाइन देख लेना। आप प्रीवियस सेशंस आप देखोगे, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। सब सीरीज वाइज चलता आ रहा है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, मतलब बॉटनी, जूलॉजी, एंड ऑल द फैकल्टीज आर ओवर हियर टू टीच यू वेरी नाइसली। एंड वी आर फ्रॉम श्री चैतन्य, you should know, and Sri Chaitanya has a great name in producing ranks. Okay, result oriented approach है यहाँ पे। जैसे आप लोगों ने सेशन आज अटेंड किया, you should have got the point कि यहाँ पे चीजें वही पढ़ाई जाएंगी बट जिस अप्रोच से पढ़ाई जाएंगी वो आपके रैंक से ओरिएंटेड है। ठीक है, सो वी फोकस ऑन दैट यू पीपल शुड हैव अ गुड रिजल्ट, यू शुड इंप्रूव, योर स्कोर शुड इंप्रूव, दैट्स अ कंप्लीट मोटो। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं यार, यू जस्ट हैव टू कम। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, प्लीज ज्वाइन इट so that you can get regular updates about the sessions as well as you will get the entire notes of this particular session also over there. Shan, good. So chalo milte hain yaar guys, bye bye, take care and happy learning to all of you.